अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सल और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह इस्लामाबाद से। लेकिन उनके पास जाने से पहले ऑल द वुमेन्स हेयर मी आउट, इट्स योर डे, हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक फ्रॉम सुहाव सल। वो इसलिए क्योंकि व्हाटएवर यू वांट टू डू, where you want to see yourself, what you want to become, it's your day, you can do anything. Being a woman I feel so much powerful all around। और आपको पता है कि आप भी अगर पाकिस्तान की बात करें, दुनिया में कहीं भी राउंड द ग्लोब अगर आप बात करें तो खातून को वैसे ही इज़्ज़त की निगाह से देखा जा सकता है। मुआशरती मसाइल और मुआशरती परेशानियों को ज़रा थोड़ी देर साइड पर रखते हुए खातून को इटसेल्फ किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पर अगर हम जाते हैं तो इज़्ज़त की निगाह से देखा भी जाता है, इज़्ज़त दी भी जाती है, बशर्त ये कि खातून जो है वो अपनी इंटेंसिटी को या अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद जाने। तो आप जो भी करना चाहती हैं और आप जो भी बनना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन इन दिस सोसाइटी। सो हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम माय साइड। अब चलते हैं हरमीत के पास। हरमीत से कहते हैं कि आज हमारा दिन है, तो हमें क्या पैगाम देते हैं हरमीत सिंह साहब, उनसे जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर हरमीत, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ख़ातून के मुख्तलिफ रूप हैं और बड़े खूबसूरत रूप हैं। अगर आप देखें एक माँ की सूरत में, एक बहन की सूरत में, कहीं ना कहीं एक अच्छे दोस्त, कहीं ना कहीं एक अच्छी बीवी, और ये जो एक ख़ासकर बेटी का जो रिश्ता है, क्योंकि बाप और बेटी का जो रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं एक अनमोल रिश्ता है। और जहाँ पे भी आप देखें तो बेटी और बाप जैसे एक दोस्त होते हैं घर में, और जब बाप अपने घर जाता है तो बेटी जिस तरह उसका वार्मली वेलकम करती है, कहीं बेटा उस तरह उसकी वो जो चेहरे पे जो खुशियाँ होती है वो हम उमूमन देखते हैं कि जो बच्चियाँ होती हैं उनके चेहरे पर वार्मली जो वेलकम किया जाता है। लेकिन मेरे आज का जो दिन है, यकीनन मेरी तरफ से जितनी भी ख़वातीन हैं, दुनिया भर की ख़वातीन, और ख़ासकर स्पेशली आपको और बहुत सारी ऐसी दोस्त और बहुत सारी हमारे आसपास हमारे कोलीग्स, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे आने और जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको ये ख़ास दिन जो है स्पेशली दिन है और इन्हीं के नाम है। तो मेरी तरफ से भी मुबारकबाद। और आपने दुरुस्त फरमाया कि खातून चाहे वो कहीं किस इदारे में काम करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो हमारी फील्ड में है, कहीं ना कहीं वो बैंक में जॉब करती है, कहीं ना कहीं वो टैक्सी चला रही है, कहीं ना कहीं वो जाके शॉप चला रही है, तो हर खातून को एक रेस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इज़्ज़त देंगे तो आपको ही इज़्ज़त मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आज ये दिन हमें बताता है, बल्कि एक पैगाम लेके आता है कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो बराबर हैं। और ये जेंडर के मुताबिक हमने जो एक दूसरे में तफरीक और ये चीज़ें डाली हैं, और कहीं ना कहीं किसी को कम और किसी को जो है वो बख्शा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर है। तो इन सारी चीज़ों का ये पैगाम यही आता है हमें कि हम सब एक हैं। अगर आप देखें हमारे हर इदारे में, हमारे हर प्लेटफॉर्म पे आपको ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना खड़ी नज़र आएंगी। और चाहे एजुकेशन की मैं बात करूँ तो जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी सूबे का रिजल्ट आता है तो उसमें ख़वातीन टॉप लिस्ट होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो भी किसी से पीछे नहीं है। तो ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करना चाहिए और सेकंड भी करना चाहिए कि यस, अगर हम मीडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें तो पिछली अगर हम डेकेड की बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें तो यस, ख़वातीन बहुत अवेयर हुई हैं, ख़वातीन बड़ी बाशऊर हुई हैं। मीडिया ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है, सोशल मीडिया ने बहुत किया है। सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सारे जहाँ पर ज़्यादती, तशद्दुद और इन चीज़ों की वजह से ख़वातीन सामने नहीं आ पाती थी, अपनी आवाज़ या अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पाती थी। अब मीडिया ने इतनी इनकरेज किया है उन तमाम ख़वातीन को कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो हाँ, अलबत्ता अब कहा जा सकता है कि अगर आप इस चीज़ को ज़रा बिल्कुल साइड पर रख दें कि वुमेन्स जो है वो मेंस के शाना बशाना काम करने के लिए, और इन तमाम चीज़ों की जो बहस बहुत एक अरसे से छिड़ी है और मुझे लगता है अज़ल से अब तक यही चलती रहेगी कि मर्दों के शाना बशाना काम करना है और कंपटीशन है और इस तरह से तमाम चीज़ें। अब एक खातून की अपनी क्रेडिबिलिटी है इस इदारे में, वो अपना काम करती है हर फील्ड में, घर में, वर्क प्लेस में, सोशल सर्कल में, सोसाइटी में एक अपना मकाम है, बशर्ते कि आप अपना मकाम पहचान कर जिएँ। तो खातून से अच्छी चीज़ है ही नहीं। मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत जो है वो मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो साथ मिल के चलेंगे तो ये माशरा जो है वो बेहतर हो सकेगा। ये सोच जो है आज वुमेन्स डे पे मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर या इस इशू पर या इस थीम के साथ आज हमें आपने दुरुस्त फरमाया कि इस पहिए के, इस गाड़ी के 2 पहिए अगर मिलके चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। कहीं ना कहीं ख़वातीन या खातून
को भी ज़रूरत होती है एक सहारे की, एक मर्द की, और कहीं ना कहीं एक मर्द को भी सहारे की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे चलने के लिए, और दोनों कहीं ना कहीं अधूरे हैं और कहीं ना कहीं इनका जो मिलाप है, मैंने तो इससे शुरुआत में जो बातें की, मुख्तलिफ जोड़ियों की बात की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे दोस्त की सूरत में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होता है दोनों का साथ अगर होता तब ज़िंदगी खूबसूरत है। अकेले अकेले पहिए जो हैं वो बिखर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सब तब्दील हो जाती है। तो बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी तरफ से लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, बात की आपने। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, इस बहस से निकल आए, इस सोच से निकल आए, इस नज़रिए को अब निगलेक्ट कर दें कि आपने इस सोसाइटी को दोनों ने मिल के चलाना है। अगर आप मर्द को इज्जत देंगे तो मर्द आपको ऑटोमेटिकली इज्जत देगा। मैंने ये प्रैक्टिकल चीज़ हरमीत करके देखी है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में, वर्क प्लेस में एक औरत को इज्जत मिलती है, अगर वो इज्जत की निगाह सबको देखती है और इज्जत करती है और इज्जत करवाती है, तो ये चीज़ें जो हैं ये पैरेलल साथ चलती रहती हैं। तो इस थीम के साथ आपने वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना है कि मिलकर ही हम सोसाइटी या मिलकर ही मुआशरा या मिलकर ही हम घर बनाते हैं। अकेले ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, अकेले मर्द हज़रात भी कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स अ पेयर। चलिए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये खबर जो है इस दिन से अच्छा दिन नहीं था इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए। और वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन के लिए आज हम, जो मैं समझती हूँ कि हैशटैग या ये सारा क्रेडिट जो है वो आयशा सिद्दीका को देते हैं। आयशा सिद्दीका एक ऐसी बच्ची जिन्होंने अभी इस वक्त टाइम्स मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर की खूबसूरत पिक्चर जो है वो उनकी पोस्ट हुई है, जो कि 13 मार्च तक के एडिशन में रहेगी। पहली बात पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है। सेकंड चीज़ जो है वो ये कि वुमेन्स डे है। थर्डली ये कि उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने से मुंसलिक या अपने जैसे बहुत सारे घरानों को रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली पंजाब से, झंग से इनका ताल्लुक है। 2011 की बात की जाए तो मैं आपको उनकी स्टोरी शेयर करती हूँ। स्टोरी दरअसल इनकी इस सक्सेस के पीछे या इस मकसद के पीछे, जो मकसद वो लेकर चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का पूरी दुनिया में। और आज अगर माहौलियाती तब्दीली की बात की जाए तो उनका नाम माहौलियाती तब्दीली का कोई भी प्लेटफॉर्म हो दुनिया में तो बड़े सबसे पहले उनका नाम दिया जाता है। उसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी, मैं आपसे चाहती हूँ कि वो शेयर करूँ। 2011 में इनके दादा का इंतकाल हुआ, 2014 में इनकी दादी का। दोनों का जो इंतकाल है वो बेसिकली कैंसर से, मूजी मर्ज की वजह से हुआ। अब जहाँ पर झंग की अगर हम बात करें, वहाँ पर मौजूद अगर हम बात करें दरिया की, दरिया चनाब की मैं बात कर रही हूँ, गंदा पानी जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। एक तो पानी की कमी, ज़ेर ज़मीन पानी की कमी, और उसके बाद अगर हम बात करें गंदे पानी की, तो बहुत सारे इलाके अभी भी इस चीज़ से दो चार हैं। अब ये वहाँ से इन्होंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना क्लाइमेट चेंज पर बात की जाए, क्योंकि जब अपने प्यारों को आप खोते हैं तो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो कि आपको किस चीज़ पर काम करने के लिए कन्विंस करता है। देन शी वेंट टू न्यूयॉर्क, और वहाँ पर जाके जब उन्होंने वो 2014 के ऑनवर्ड्स, अगर आज की बात की जाए तो कई साल गुजरने के बाद, अब अगर यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना, माहौलियाती तब्दीली, जो कि हरमीत मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बात की जा रही है पूरी दुनिया में वो क्लाइमेट चेंज है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है। आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें जिस तब्दीलियां जो रुनुमा हो रही हैं और जिससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारे लोग हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि अब टर्की में जो मामलात हुए, एक ऐसे वहाँ पे भी आफात जो हैं, उसके बाद फिर जिस किस्म से इंसानों का ज़िया हुआ, जानों का ज़िया हुआ, फिर हमने ये देखा कि आपका माली नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं वो पटरी से जब आप उतर जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला इस वक्त पूरी दुनिया का यही है, और वो है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। और आयशा की आपने बात की, ये देखें ना कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा इलाका जिसे झंग कहा जाता है, और कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे सराइकी ज़ुबान में जितने भी सॉन्ग्स आए हैं तो उसमें हमने इसका जिक्र बारहा सुना है, और बहुत सारे दोस्त हमारे कुलीग जो हैं उनका ताल्लुक भी वहाँ से, और वहाँ से एक लड़की उठती है और कहीं ना कहीं जाके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आवाज़ बुलंद करती है, और कहीं ना कहीं उसकी सुनी जाती है, और फिर उसको इतने बड़े मैगजीन पे उसकी तस्वीर जो है वो छपती है। तो इससे और फख्र की बात क्या हो सकती है। और ये एक पैगाम है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि ख़वातीन अगर कुछ करना चाहें, अगर उनको मौका मिलता है तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और हमारे सामने एक सवात से, मेरे इलाके से उठी एक छोटी सी बच्ची जिसने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात की, और आज वो मलाला के नाम से जानी जाती है। हाँ। तो आज आपने दुरुस्त फरमाया कि स्टोरी शेयर करने का मकसद भी यही है कि वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, कहीं ना कहीं सोच अपनी महदूद की हुई है,
तो वो भी लामहदूद सोच के साथ आगे निकल सकती है अगर वो चाहें, जिस तरह आयशा आज कमाल कर गई, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन और कर आयशा गई। की जो सोच है ना हरमीत, इस तमाम तर तगदो और कोशिश और स्ट्रगल के पीछे वो एक मकसद ये भी है कि वो ये कहती है कि मैं अपने से छोटी उम्र की बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मसाइल मैंने देखे हैं, जिन चीज़ों को मैंने एड्रेस किया है, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, या जो हमारी सकाफ़त है, या जो हमारी खूबसूरती है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हमारे कल्चर की बात की जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ अगली आने वाली जनरेशन में। वो इसलिए क्योंकि अब मैं जैसी आज हूँ मैं वैसी रहूँ। मैं आज जवान हूँ, मैं नौजवान हूँ, बाद में ज़ाहिर बात है उम्र के तकाजे होते हैं, ज़िंदगी जैसे मौत बरहक है, वैसे आपको पता है बुढ़ापा भी आना है, ज़िंदगी भी ख़त्म होनी है। तो वो कहती है कि ये जो मैं देख रही हूँ पता नहीं ये बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको जल्द अज जल्द अगली आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दूँ, ताकि हमारे बाद जो लोग आएँ उनमें ये चीज़ बाकी रहे और ये सिलसिला टूटे ना बल्कि चलता चला जाए। तो ये जो उनका एक थॉट प्रोसेस है, यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस जो सालाना हुई उसमें उन्होंने एक नज़म भी पढ़ी हरमीत, और वो नज़म जो थी वो बेसिकली ज़िंदगी को लेके थी कि ज़िंदगी एक ज़ख्मी है, और लेकिन उससे निकलने वाले जो सब ज़ख्म हरे भरे होते हैं, जब वो मांद पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं, रिकवरी की तरफ आप जाते हैं, तो ज़िंदगी से खूबसूरत चीज़ कोई भी नहीं होती। इसको बेहतर करने का नाम और प्रोसेस करने का नाम अपने इमोशंस को, यही दरअसल ज़िंदगी है। तो जी आयशा का ये मैसेज आप भी आज अपने इर्द गिर्द लोगों को भी दें, अपनी ज़िंदगी में भी इसको इम्प्लीमेंट करें कि अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीखें। ज़िंदगी से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, आपको पता है। वो कहते नहीं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे कर्रो बयां। तो अल्लाह ताला के पास इबादत के लिए बेशुमार फरिश्ते हैं जो कि उनकी इबादत करते हैं, उनकी पाकी बयान करते हैं दिन रात। हमें जिस चीज़ के लिए पैदा किया है वो है दर्द दिल, यानी दुनिया में तकलीफ़ें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सर्वाइवल भी की जंग है जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ते हैं। इमोशनली कोई परेशान है, कोई मेंटली, कोई फ़िज़िकली, इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करके ज़िंदगी जीनी है, और ज़िंदगी यही सबक सिखाती है, क्योंकि चलती का नाम ज़िंदगी। चले जी हम भी अब चलते हैं आगे, हम भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमने भी आगे बढ़ना है, अपना रनडाउन आपसे शेयर करना है। तो आज का रनडाउन आपसे शेयर करते हैं। चले जी बात करते हैं टॉप स्टोरीज़ की, पॉलिटिकल सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने शुरू आजकल अपना दिन भी और आखिर भी, अपना अख्ताम जो हमारे दिन का होता है वो भी आजकल सियासत पर ही होता है। कल की पहली हैपनिंग की बात करते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बिजनेस टाइकॉन्स ने मुलाकात की है बड़ी तादाद में, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारा एक बार फिर से, वैसे तो बारहा ये स्टेटमेंट्स आती रहती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ अहम इंकशाफात भी उन्होंने इस मुलाकात में किए, और एक कोई डिस्कशन जो है वो सियासत को लेकर भी हुई, लेकिन ज़्यादा फोकस इस मुलाकात को जो था वो माशी सूरत हाल को बेहतर करने का था। IMF के जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा जो नहीं हो पा रहा, उस पर जो है वो ब्रीफिंग इसाक डार साहब की जानिब से दी गई। इसके अलावा बिजनेस टाइकॉन्स को इस बात पर कन्विंस किया गया कि हम सब मिलकर अगर चाहें तो पाकिस्तान से प्यारी और खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है, तो हम पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। आपने तो फरमाया कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे मुल्क को है मुआशी बहरान का, और मुआशी बहरान से निमटने के लिए सियासतदान अगर एक होते, मुझे आज भी याद है बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा खूबसूरत बयान था पार्लियामान में जब हम गैलरी में बैठे थे, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आए इमरान खान साहब हमारे साथ चलिए, मिसाक की मईशत पे बात करते हैं, बहुत हो गई ये एक दूसरे को गिरफ्तारियों के हवाले से। फिर यही बयान शहबाज शरीफ ने भी दिया, और यही बयान आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दिया था। लेकिन उस वक्त जाहिर बात है जब आप के पास ताकत होती है और आपको पता होता है कि अब मेरे पास तमाम तर इदारे मेरे मातहत हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कोशिश होती कि अब ये कहीं ना कहीं फिर आपने वहां पे देखा कि जिस तरह PTI के लोगों ने नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि ये NRO मांग रहे। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को फिर इससे कबल, अभी कुछ देर कबल 2-3 दिन पहले की बात है कि जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं भी बैठने के लिए तैयार हूं, यानी मुल्क के लिए अगर सियासतदान एक हो जाएं और मिसाल के जब मईशत कर लें तो मेरे ख्याल में से बेहतर तरीकाकार और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी का बयान, फिर इमरान खान का यूटर्न, तो अंदाजा ये होता है कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। यहाँ पे एक ही इदारा बचता है और वो है फौज का। कहीं ना कहीं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका यकीन जो है कहीं ना कहीं उस इदारे पर इसलिए होता है कि वहां से जो बात या गारंटी ली जाती है तो उसको पूरा भी किया जाता है। तो हमने ये देखा, हालांकि दुनिया की कोई भी आर्मी जो है, कोई भी फौज जो है वो कहीं ना कहीं इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि फौज को ये सारा काम सियासतदानों को भी करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि सियासतदान कहीं ना कहीं अपनी सियासत के चक्करों में एक दूसरे पे इल्जामात, एक दूसरे दूरी अख्तियार करें। उसकी वजह यही है कि फिर मुआशी बहरान जो है वो सर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में कल ये वाला जो मामला हुआ ये बहुत बेहतरी की तरफ अगर जाता है
तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारे ऐसा अगर हम देखें, चाहे वो अच्छे लेवल पे बैठा है या कहीं ना कहीं मजदूर तबका है या एलीट क्लास है, तो हर शख्स जो है किसी न किसी तरीके से वो मुतासिर है। और मैं समझता हूँ कि यही हल है कि किसी न किसी तरीके से इस मुआशी बहरान से मुल्क को निकाला जाए, ताकि दीगर महाज जो हैं उस पर भी खड़े होकर हम आस पास हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, तो उस महाज पर भी हम डट कर मुकाबला कर सके। बस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी बात को आज हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब फाइनली मुझे लगता है कि तमाम तर सियासतदानों को, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को और हमारे स्टेक होल्डर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब मिल बैठकर इस पर हल करने का वक्त है। इल्ज़ाम तराशियों का, सियासत का, या अगर हम बात करें एक दूसरे के एहतसाब की बात करना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे पर केसेस, अदालतों के चक्कर काटना, ये तमाम तर चीज़ों से निकल कर अब सियासत करने की बजाय मुस्तहकम होकर चलना बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरअसल ज़रूरत है। चलो इंसानों की तो हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तानियों की हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क को यानी पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। तो ज़रा इस बारे में सोच रहे हैं, एक लम्हे को मुत्तहिद होकर अगर साथ चलेंगे तो शायद पाकिस्तान को बचा सके, वरना हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। खैर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की हम टॉप स्टोरीज़ में। उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने आज वुमेंस डे की ज़्यादातर बात करनी है अपने प्रोग्राम में, चूँकि हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी हैशटैग ख़वातीन जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बड़ी ग्राउंड लेवल से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर बढ़ती कामयाबियाँ समेटी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसी कुछ रिपोर्ट भी हमने बनाई है जो कि ख़वातीन की सक्सेस को लेके है, उनकी स्ट्रगल को लेके है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन का चूँकि हम आलमी दिन मना रहे हैं तो ख़वातीन को दरपेश मसाइल को भी एड्रेस करेंगे, चूँकि अब मसाइल ख़वातीन को भी पता चल चुके हैं कि क्या है, उनको एड्रेस करना भी आ गया है, उनको टैकल करना भी आ गया है। मैं बड़ी खुश होती हूँ इस बात से हरमीत कि आपको पता है कि वाकई मैंने शुरू में इस बात का जिक्र किया कि मीडिया, सोशल मीडिया, किताबों ने, एजुकेशन ने अब ख़वातीन को बड़ा एम्पावर कर दिया है, अवेयर कर दिया है। ख़वातीन बाशऊर हो गई, उनको अपने हकूक़ के बारे में पता है। अब बहुत कम तादाद उन लोगों की रह गई है जो कि सिर्फ गैरत के नाम पर या माशरती मसाइल के नाम पर या इज़्ज़त के नाम पर अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, लेकिन पता उन्हें भी है। तो पता चलना, आवाज़ वहाँ तक पहुँचना, ये टारगेट कम से कम मीडिया ने पूरा किया है, या हमारे सोशल मीडिया ने, ये प्लेटफॉर्म ने पूरा किया है। खैर, वुमेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे और अच्छी अच्छी ख़वातीन, बाहिम्मत ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा आगे पूरे प्रोग्राम में हमने महंगाई को तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कल मैं जब शॉपिंग करने के लिए गई हरमीत, तो हम हमेशा जिक्र करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मसले जो आम लेमैन को है वही हमें भी हैं। कल मैं एक जगह शॉपिंग करने के लिए गई तो मैंने देखा कि बिल बड़ा अच्छा बना है। अच्छा, मैंने कहा इतनी शॉपिंग कर ली, बिल कम बना है। एंड में पता लगा कि वो 18% जो GST लगा है वो अब 18%, जब मैंने उसको देखा तो 1200 रुपये बन रहा था उस पर। अब 18% के बाद अब 25% करने की बात की जा रही है। तो आप सोचिए 25% होगा तो मज़ीद मसाइल कितने बढ़ेंगे। स्टाफ लेवल का मुआहदा होना इस वक्त IMF से कितना ज़रूरी हो गया। हम शर्तों पे शर्तें पूरे करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये मुआहदा जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, 25% GST को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। अब बढ़ते हैं आगे, आपको देते हैं आपका फेवरेट सेगमेंट, मतलब हमारी जो टीम है, टीम मेंबर्स का भी ये फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि दुनिया भर से अच्छी खबरें, आपको हैरान करने वाली खबरें हम ढूंढ के लेके आते हैं। तो चलते हैं अपने डे की तरफ। आइए जी, पहली डेली डोज देते हैं आपको। दुनिया के अमीर तरीन शख्स, यानी तीसरे, आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर आते हैं जनाब, ये अमेज़ॉन के बानी हैं और आपको इनके बारे में हमने ये खबर देनी है। वो खबर ये कि वैसे हरमीत ऐसे लोगों के बारे में हम जब सुनते हैं या ऐसे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उनके शहान ज़िंदगी और उसके लवाजमात के बारे में भी बात करते हैं। जनाब, दुनिया की सबसे ऊंची हाइट की जो यॉट है, आप इसे कश्ती कहते हैं, वो जी अमेज़ॉन के बानी ने 2018 से बनवाना शुरू की है और बनवाते इतने साल अंदर लग गए। अब फाइनली वो बनकर तैयार हो चुकी है। फौरी तौर पर मेरी टीम जो है वो दिखा दे ताकि क्यूरियोसिटी जो है हमारी आवाम की वो ख़त्म हो जाए। अब यॉट जो है वो इतनी, मतलब दुनिया की अगर सबसे ऊंची हाइट है इसकी, तो ऑब्वियसली इसको बनाने में कितने साल लगे हैं। और अगर हम इसकी लागत की बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ डॉलर, पाकिस्तानी अमाउंट भी आपको बता देती हूँ, पाकिस्तानी 1 खरब 38 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं जो सिर्फ इस यॉट की लागत है। तो क्या ही बात है हरमीत, आपको पता है इससे पहले, अच्छा ये यॉट जो है इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो मुझे बड़ा हैरान करी थी। मतलब हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, और उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट स्टेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस यॉट के अंदर ही हैं, जो कि इसको मज़ीद स्पेशल और मज़ीद अनोखा बनाती हैं। तो जनाब ये कर सकते हैं, इस तरह के शौक़ यही पूरे कर सकते हैं।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सोहा। अगर हम देखें ना कि जितना जितना आप कमाते हैं, जितना जितना पैसा बढ़ता है, आपके अखराजात और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आसाइशें जो हैं वो आपकी लाइफ में इन होती हैं, और कहीं ना कहीं ख्वाहिशें जो हैं वो रुकने का नाम, थमने का नाम नहीं लेती। और आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि एक ज़ाहिर बात है अमीर तरीन शख्स है और फिर इस किस्म का शौक हमने बाहर दुनिया में देखा है कि बाहर दुनिया में यहाँ पे तो गाड़ियाँ, अच्छी गाड़ियाँ रखने का रुझान बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाहर इस किस्म के जहाज़ रखना, यॉट रखना या दीगर ऐसी चीज़ें रखना जो हैरान कुन भी है और कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन भी उसमें, और कहीं ना कहीं उसमें जिस किस्म की पार्टियाँ फिर अरेंज की जाती है उस पर भी जितने अखराजात आते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो बनाया है, ज़ाहिर बात है शौक का कोई मोल नहीं है। और फिर इसकी जो आप बात करें तो फिर इसके हवाले से जो शहरियों ने रास्ता देने से इनकार किया है वो भी बड़ा मजे का है कि अगर हम देखें कि इधर अगर होता और थोड़े बहुत अमाउंट हमारे लोगों को मिल जाती तो हम कहते भाई यो वेलकम यार, आप जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया आपको ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। यहाँ का जो पुल है अगर वो, हालांकि जब इनकी तरफ से ये पैगाम भी आया कि पुल के अखराजात वो सारा कुछ जो जितना तखमीना आता है वो मैं ही लगाने को तैयार हूँ, फिर भी वो ना माने, तो आप यह अंदाज़ा लगा लें कि वो शहरी कितना मुतहद हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी वो कितना कंसर्न है कि हमारे जो वाक़यात हैं उनको नुकसान ना हो। और हरमीत आपकी इसी बात में एक चीज़ ऐड कर देती हूँ कि मतलब आप जब जो बता रहे हैं 5000 लोगों ने एक एग्रीमेंट पे दस्तखत किए, और वो दस्तखत किस लिए थे? ये यॉट अभी आधी बनी थी और आधी नहीं बनी थी, लेकिन इसका जिसने जहाँ से इसने गुजरना था वहाँ पर एक ब्रिज था, और वो जो कि ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो नीदरलैंड में हुई है। और नीदरलैंड जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत खूबसूरती भी है और बड़ी इक्विपमेंट्स, वेल इक्विप्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इसको बनाया गया है। तो अब वो इतनी तगदों के बाद, इतनी मिन्नतों के बाद, कोशिशों के बाद, अच्छी खासी ऑफर कराने के बाद कि हम इसको डिमोलिश करके इस ब्रिज को दोबारा बना देंगे, उसके अखराजात अमेज़न के बाद नहीं उठाएंगे, लेकिन लोगों ने कहा नो, हमारे सारे कदीमा की कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर जनाब ये आधी बनी थी, इसको दूसरी शिप यॉट पर जो है वो मुंतकिल किया गया, और वहाँ पर मुंतकिल करने के बाद फिर जो है वो इसकी प्रोडक्शन मुकम्मल की गई, और अब ये जी ब्रांड न्यू बिल्कुल तैयार है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको जनाब, 18 लोग इस पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए हरमीत 40 लोगों की ज़रूरत है। अमला ज़्यादा है, मुसाफिर कम है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये कि अगर आप इसकी चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर पैड भी जो है वो इसके अंदर बनाया गया है, स्विमिंग पूल भी, और एक छोटी सी आबदूस जो है उसको भी बनाने के लिए बनाई गई है, वो भी इसमें कहा जा रहा है कि मौजूद है। तो एक अगर शिप यॉट की बात करें तो उसमें अगर इतना सब कुछ मौजूद है तो ऑब्वियसली क्या लग्जीरियस होगा और क्या इसका सीन होगा। इसकी ऊंचाई 230 फीट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हाइट में सबसे बड़ी शिप यॉट है दुनिया की, तो मैंने कहा आपको इसकी हाइट भी बता देते हैं। खैर अब अगली ख़बर पर चलते हैं। अगली ख़बर ज़रा थोड़ी सी मीठी भी है और आइसक्रीम लवर्स के लिए भी है। अब जनाब मैं आपको बताती हूँ, आइसक्रीम के लिबास में मलबूस ये जो बरतानवी शहरी आप देख रहे हैं, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कहा कि जी बेसिकली एक मैराथन रेस, आपको पता है कि जर्सी मैराथन रेस जो है वो होती है नॉर्मली, लेकिन इन्होंने कहा कि वो रेस जो है वो ऐसे हमने नहीं जीतनी है, ऐसे आलमी रिकॉर्ड नहीं बनाना। आइसक्रीम जो है उसका मलबूस इन्होंने पहना और मैराथन रेस जीती और आलमी रिकॉर्ड बना लिया। वाह, रास्ते में मुझे लगता है मैं, चूँकि वहाँ पे मौसम भी इस तरह के, तो मेल्ट वाला कोई ऐसा सीन नहीं था, लेकिन आइडिया अनोखा था। हरमीत, शौक क्या क्या करा लेते हैं आपसे? हाँ देखिए यही बात है ना कि आइडिया, मुख्तलिफ आइडिया हो तो कहीं ना कहीं कैच हो जाते हैं, और वही उन्होंने किया सबसे मुनफरिद अंदाज में। और आइसक्रीम की आपने बात की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहिबा आइसक्रीम खाने वाले जो शौकीन हैं वो कहीं ना कहीं दूर ना हो जाए, कहीं झींगे जो है वो निकल आती है और कहीं ना कहीं आइसक्रीम के लिबास में ओढ़े हुए ये। हाँ, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेशंस हैं और आप उस चीज़ को मुनफरिद बना के खुशियाँ बांटते भी हैं और कहीं ना कहीं वो खुशी खुद भी महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जस्टर है और इस रेस में शामिल होने का मकसद, और आज अगर हम इन पे डिस्कशन कर रहे हैं या ख़बरों की ये जीनत बने हैं तो वो भी क्रेडिट वही आइसक्रीम को जाता है और उस लिबास को जाता है। हाँ चलिए, लेकिन आइसक्रीम की खबर अब हम कोशिश करेंगे कोई अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर भी दे आपको। आइसक्रीम से दिल नहीं आपने उठाना, क्योंकि आइसक्रीम के बगैर तो ना बच्चे खुश होते हैं। आपको पता है मेरे अब्बा इस बारे में कहते होते, बल्कि आपने सुना भी होगा कि अगर आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो ना तो आप किसी बच्चे को आइसक्रीम खाता हुआ देखें, ओहो आपका मूड जो रिफ्रेश हो जाएगा। जितने मज़े से बच्चा एक आइसक्रीम खाता है, जितना मज़े से वो आइसक्रीम अपने पूरे मुँह पर लगा लेता है, तो उसको देख कर ही आपको प्यार आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि यार बचपन कितना प्यारा है, कितनी अच्छी ये ज़िंदगी है जिसमें आपके पास इस वक्त आइसक्रीम को एंजॉय करने के अलावा दुनिया में फ़िक्र ही कोई नहीं है। तो बच्चों को आइसक्रीम खाता देखेंगे, आज इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा।
अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है रिकॉर्ड की, अगेन रिकॉर्ड। अब ये जी 80 साला, सॉरी 60 साला, 80 साला नहीं ज़्यादा हो गया था, 60 साला ये शख्स है जिसने 1 घंटे में 3264 पुशअप्स करने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। हरमीत, आप भी जिम करते हैं, मुझे बताइए सर 1 घंटे में कितने पुशअप लगा लेते हैं? बड़ा मुश्किल है वैसे, सही बात है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इस उम्र में और फिर इतने ज़्यादा पुशअप लगाना 1 घंटे में, 1 घंटे तक को तो मुसलसल पुशअप करते हुए भी बड़ी तकलीफ, बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कह सकते कि मैं इतने ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा ने बनाया और मुख्तलिफ क्योंकि पुशअप के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपके मसल खुले रहें और कहीं ना कहीं आप मसल अगर खुले होंगे तो फिर पुशअप लगाने में कोई मसला नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में इसके लिए भरपूर उन्होंने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस की के ही वजह से आज वो इतने ज़्यादा उन्होंने पुशअप बनाए। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। चले जी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। और आप देखिए 60 साल आप कह रहे हो प्रैक्टिस की है इन्होंने, 60 साल किया ही कुछ नहीं होना, बिकॉज जो उनकी फिजिक है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका अपीयरेंस लग रही है, उससे लगता है कि सारी ज़िंदगी बस जिम में ही गुजार दी है, प्रोटीन खा के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, लेकिन अभी की मैं आपको बताती हूँ कि रिकॉर्ड बनाया नहीं है जनाब ने, रिकॉर्ड तोड़ा है। 3182 का पहले रिकॉर्ड था, 182, और उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने का इनका जो दिमाग में टारगेट था वो 3200 कुछ का था। लेकिन जनाब ने जब करना शुरू करते हैं आप पुशअप्स, तो फिर आपको होता है कि यार अब कुछ ऐसा नहीं समझ आती जब अपने रिकॉर्ड बनाना होता है। तो जनाब अब रिकॉर्ड जो है वो माइंड में इनके था कि चलो 3200 तक पुशअप्स कर लूँगा तो आलमी रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन 3264 पुशअप्स करने का आलमी रिकॉर्ड ये 60 साल। और आप ये अंदाजा लगा लें कि इस उम्र में भी, मतलब इस उम्र में भी अपने आप को इतना फिट और इतना सेट रखते हैं कि आपकी बॉडी मसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा इससे होता है कि 30 साल या 35 साल के नौजवान जैसे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका टाइम जिम में कितना गुजरता होगा। और जाहिर बात है जब आप जिम में जितना टाइम देते हैं उतने ज़्यादा आपके मसल जो हैं वो हेल्दी भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप एक्टिव भी होते हैं। हम तो 1 घंटा या 2 घंटे बड़े मुश्किल से गुजार के सीधा हमें दौड़ लगानी होती कि शो में बैठना है। लेकिन बहरहाल जिम का एक अलग क्रेज़ है, अगर किसी को लग जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों से अगर ये क्रेज़ आपको लगता है तो इसका एक अलग मज़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और भाई ये क्रेडिट सिर्फ जाता है उन लोगों को जो जिम करते हैं और जिम के लिए दिन रात अपनी जिम में गुजारते हैं। भाई आपको पता है अगर आप जिम करते हैं, एथलीट होते हैं, या पुशअप्स करने की बात हो, चलिए हम साइड पे कर देते हैं, बड़ी डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए होती है। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर डाइट, अबाउट योर डे एंड नाइट, अबाउट योर रूटीन, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सोना है और बड़ी सारी चीज़ें। जैसे हरमीत पारी सुबह उठ के पहले जिम करते हैं और उसके बाद फिर हमें दीदार कराते हैं स्क्रीन पे, तो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर जाके आप इतने फिट नजर आते हैं, इतने हरमीत सिंह आपको फिट नजर आते हैं स्क्रीन पे। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो ज़रा पुरानी टाइप खबर है, लेकिन खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अब पुरानी चीज़ें जब हम आज के दौर में देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। पत्थरों से बने माहौल दोस्त ये घर है, जहाँ पर एक घर नहीं, आपको जितने घर यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे के सारे पत्थरों से बने हुए हैं। और ये जगह जो है बेसिकली इराक़ की एक जगह है, इराक़ का एक शहर है, जहाँ पर सारे के सारे, अगर आप मस्जिद की बात करें, घरों की बात करें, बड़े घरों की, छोटे घरों की, या छोटी छोटी शॉप्स की बात करें, मार्केट की बात करें, आपको पता है कंक्रीट या अगर हम सीमेंट की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम तर चीज़ें यूज़ होती हैं, वो अभी आपको पता है कि अवेलेबल हैं। लेकिन पहले ज़माने में हरमीत जब ये सब कुछ अवेलेबल नहीं हुआ करता था तो आपको पता है कि पहाड़ों से पत्थर लाकर ही घर बनाए जाते थे और ये माहौल दोस्त भी होते थे। और बिल्कुल सोहा, अगर कभी आपको वक्त मिले और आपका आना हुआ जून जुलाई में, और रावलपिंडी में कुछ ऐसी गलियां हैं राजा बाजार के आसपास जो सिखों और हिंदू के अदवार की हैं, अंग्रेज़ों के दौर की हैं, वहाँ से जब आप गुजरती हैं आपको अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एसी लगा है, हालांकि बिजली ना तो यहाँ पे नायाब है, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद वो ठंड आप महसूस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सर्दियों में आप वो ठंड जो है उसमें भी कमी महसूस कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है मेरा पूरा गाँव जो था उसमें जितने भी घर थे वो सारे पत्थर से बने हुए थे, पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और उसका फ़ायदा ये होता था कि गर्मियों में, शदीद गर्मी में भी वहाँ पे आपको ठंडक महसूस होती थी और कहीं ना कहीं जब सर्दियां आती थी तो फिर आपको गर्मी महसूस होती थी। इस किस्म का सिस्टम जो है उस ज़माने में मुतारिफ हुआ था और कहीं ना कहीं ज़्यादा इस्तेमाल भी था, जिसकी वजह से मजबूती भी थी। अब भी मैं देखता हूँ जितने भी घर वहाँ पे बने हुए हैं हमारे इलाके में, आज तो आप तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ तब्दीली आ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल जो बचे कुछ, या एक मस्जिद है सवात में, बड़ी पुरानी मस्जिद है, 200-300 साल पुरानी है, वहाँ पे आप जाएं
और जून जुलाई में अगर गर्मी, शदीद गर्मी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे अगर पंखा भी ना लगो, आप आराम से वहाँ पे बैठ के बड़े आराम से वो ठंडक जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ईंट और ब्लॉक की वजह से ये हीट में, अगर हीट वेव में या मौसमियाती तब्दीलियाँ या सारी चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भी अपना एक असर रखती हैं, जिसकी बिना पर हम ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि आज के दौर में भी पत्थरों से जितने पत्थर हैं, वहाँ से बड़े सजावट, अगर आप मस्जिद को देखें या घरों को देखें या हुजरों को देखें, ये खूबसूरत तरीके से सजाए हुए घर हैं और ये बड़े मज़े के हैं और कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट भी करते हैं और वो मौसमियाती तब्दीलियाँ इस जैसे इलाकों में रुनुमा भी बड़ी कम होती हैं। और हरमीत आप देखें ना, इसलिए शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग्स देखें आप, अगर लाहौर शहर की बात करें तो हम कहते नहीं है कि सरसब्ज लाहौर और फूलों का शहर, बागों का शहर लाहौर, लेकिन अब कंक्रीट और कंक्रीट से बने घर और उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी इमारत जो हैं, उन्होंने अब लाहौर का मौसम या पाकिस्तान की हम इटसेल्फ बात करें, दुनिया में भी आपको पता है कि कंक्रीट जो है बेसिकली वो गर्मी को खारिज करती है, दर्जा हरारत को बढ़ाती है और माहौल को मज़ीद गर्म करती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कंक्रीट की वजह से होते हैं। जहाँ पर घर जो है वो पहाड़ों से लाए हुए पत्थरों से बनाए जाते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ऑटो पे चला जाता है। जैसा माहौल होता है या जैसी गर्मी बढ़ती है उसके मुताबिक उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो खैर ये चीज़ हमें तो यहाँ मैसर नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ तो आप किसी ऐसी जगह से गुजरे जहाँ पर पत्थरों के घर बने हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली ठंडे लगते हैं। जैसे हम घरों में कहते हैं कि फ़र्श अगर जो है वो पत्थर का हो तो कितना ठंडा फ़र्श होता है, तो बेसिकली ये चीज़ें अब हमें कम मिलती हैं। खैर आई मिस्ड इट सो मच, बचपन में बहुत ज़्यादा फील होती थी ये चीज़ें। खैर अब हमने आपसे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और हैप्पी वुमेंस डे बार बार कहूँगी मैं आपको ब्रेक को जाने से पहले, ब्रेक के बाद भी, ताकि आप फील करें कि येस वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे फॉर टुडे। तो अब ब्रेक लेके वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करने के लिए नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि अभी कल अगर की सूरत हाल की बात करें तो आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनसे मुलाकात हुई है, हमारे आर्मी चीफ से बिजनेस टाइकॉन्स ने मुलाकात की है, माशी सूरत हाल पर बात की है, लेकिन माशी सूरत हाल के साथ साथ सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की कि उन्होंने एक बार फिर से ये क्लियर करने की कोशिश की कि सियासत से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब ने मुझसे मुलाकात के लिए बातचीत की है या मुझ तक ये पैगाम पहुँचा है, जबकि इमरान खान साहब या फिर अगर फवाद चौधरी की बात की जाए तो उनके जानिब से डिनाई किया जा रहा है। सूरत हाल केसेस को लेकर भी काफ़ी ख़राब हो रही है। आपको पता है कल रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को इस्लामाबाद कोर्ट से, लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा देर तक का नहीं है। तो ये जो उनकी गिरफ्तारी के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि या गिरफ्तारी हो जाएगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या होगी तो क्या हालात होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन हो गई है और इदारों को बहुत ज़्यादा बीच में घसीटा जा रहा है। अगर मौजूदा आर्मी चीफ सियासत में दाखिल नहीं होना चाहते, वो चाहते हैं कि सियासी जमातें खुद बैठ के ये तमाम मामला हल करें, तो मेरे ख्याल से सियासी जमातों को आपस में बैठ के मामला हल करने चाहिए, क्योंकि ये जो हाथियों की लड़ाई है इसमें चींटियां जो है, इनके आवाम जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मौशी तौर पर पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बल्कि अब तो ये हालात है कि 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। और हमारे और हरमीत जैसे जो कुछ खुशहाल लोग थे, जो नौकरी पेशा लोग थे, अब वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो बात यह पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, मुआशी इस्तेकाम आना चाहिए, और ये जो केसेस वाली रवायत है इसको खत्म होना चाहिए। इस तरह फवाद चौधरी पे, शाह महमूद कुरैशी पे कल इन्होंने 2 मुकदमात और बनाए हैं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई। सड़क तो पाकिस्तान में हर जगह ब्लॉक होती है, जहां मर्जी चले जाओ। तो बात यह है कि थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। जो हुक्मरान होते हैं उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सारा दिन 10 से लेके 15 जो गुजरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं इमरान खान के खिलाफ। आप उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा करते हैं और कौम की कोई खिदमत नहीं करते। आपको जो प्रिविलेजेस और पर्क्स मिल रहे हैं टैक्स पेयर की मनी पे, तो हुजरा हजरात को चाहिए कि वो मुआशियत की तरफ तवज्जो दें और आम जो आवाम है उनके हालात बेहतर बनाए। जी हरमीत। नसीम सिद्दीकी साहब, अगर हम देखें इमरान खान साहब के इस बयान को, अगर हम देखें, फवाद चौधरी ने तो डिनाई किया, लेकिन इससे कबल जो इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया था वो भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी खबरों या अखबारों की जीनत बना वो बयान। लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब पहले बेसाखियों का सहारा लेके उनको 3.5 साल फिर कहीं ना कहीं बाप जो जिसका बाप कहीं और था,
फिर बात कहीं और चली गई। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत सारी पार्टियां या MQM को अगर हम देखें तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मुतालिबात के चक्कर में वो ससुराल नवेली दुल्हन की तरह खफा होकर चली जाती थी। इस सिचुएशन में दोबारा बैसाखियां या सहारा लेना आप नहीं समझते कि नुकसानदेह है? इस वक्त अगर पॉपुलरिटी ग्राफ की अगर बात करें तो गैलिब की जो सर्वे आई है उसमें सबसे मकबूल तरीन लीडर वही बने हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो नवाज शरीफ दूसरी पोजीशन पे आए हैं। तो इस सिचुएशन में खान साहब को इंतजार थोड़ा बहुत करना नहीं चाहिए सर? हरमीत, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, इवन आप 71 में अगर चले जाए तो पॉपुलर लीडर बहुत ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान में क्या दुनिया में। जी जी सर, कंटिन्यू करें। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। कंटिन्यू करें। अच्छा, जी बात ये है कि देखिए अगर हम 71 में भी चले जाएं तो पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर तो बहुत ज्यादा थे। आपने देखा था कि 70s में इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, जुल्फकार अली भुट्टो को उसमें कामयाबी हासिल हुई थी। उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान था वहाँ पे मुजीबुर रहमान जीते थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की एक अपनी अहमियत है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत अहमियत होती है। तो जब आप एक जो सवाल आपने किया ना कि हरमीत क्या उनको उन बैसाखियों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट में एक हकीकत है, आपको इतना आगे नहीं चला जाना चाहिए कि आप इतनी रेड लाइन क्रॉस कर जाए कि वहां से वापसी मुश्किल हो जाए। कहाँ तो आप इदारों के ऊपर इतने बड़े बड़े अटैक करते हैं, फिर आप उनका नाम लेके भी बात करते हैं और फिर आप उनसे मिलने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो ये बड़ी दो तजाद चीजें हो जाती हैं। मेरे ख्याल से अपनी पॉपुलैरिटी पे रिलाई करना चाहिए, और इलेक्शन तो होने ही होने हैं, आज नहीं तो कल इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आ जाएगा। जी अरबी, ठीक है। अच्छा जी नसीम साहब, ये भी कहिएगा कि आज रैली निकालने की PTI की जानिब से बात की जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त आपको पता है पॉपुलैरिटी ग्राफ की तो चलिए हम बात करें, लेकिन वो इट्सेल्फ एक पर्सनैलिटी का पॉपुलैरिटी ग्राफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे इस वक्त स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, नून लीग के अंदर भी आपको पता है स्कूल ऑफ थॉट्स अलग हैं, या अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ भी नजरिए अलग चल रहे हैं। पार्टीज इटसेल्फ जो मेन स्ट्रीम है पाकिस्तान की, वो अपने अंदर पार्टीज के अंदर ही बटी हुई हैं, और आपस में एक दूसरे से ये बात करना या एक दूसरे के साथ बैठकर काम करना मुनासिब नहीं समझते। आज की रैली को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम जेल भरो तहरीक की बात करें, लॉन्ग मार्च की बात करें, जुलूस जुलूस की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों पर भी सामने आई हैं कि अब आवाम शायद किसी को भी ट्राई नहीं करना चाहती, या आवाम दे आर डन विद ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सोहा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसके दो सेक्शन बनते हैं। अगर आप नून लीग की तरफ देखें ना तो वहाँ पे मसला ये आ रहा है कि उनके जो लीडर है नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर रहे हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो मंजर आम से गायब है तो इस वजह से लोग डेफिनेटली जब वो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, उससे बड़ा जाता है। फिर दूसरा, अवाम को बड़ा सख्त गुस्सा है कि यहाँ पे लोग आटे की लाइन में लग रहे हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ उनका लीडर जो है वहाँ पे लुई विटॉन से शॉपिंग कर रहा है, बेंटले या रोल्स रॉयस के ऊपर फिर रहा है, तो ये एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नून लीग के अंदर बड़े कद काट के लीडर मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम रह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, चौधरी निसार छोड़ गए थे इसी वजह से कि आपने जो नीचे के कैडर की क़यादत थी उसको उनके ऊपर बिठाने की कोशिश की थी। तो जब से मरियम साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है तो उस वक्त से काफ़ी रिजेंटमेंट मौजूद है, और एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का, एक नवाज शरीफ का है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में काम कर चुके हैं, उनकी एक अपनी लॉबी है। नवाज शरीफ साहब वफाक में रहे, उनकी एक अपनी लॉबी है, तो टसल तो हर जगह चलती है। दूसरी तरफ जब आपने PTI की बात की तो PTI में मसला ये है कि वहाँ पे तो एक मतलब सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं इमरान खान, और इमरान खान टोटली मुल्क में मौजूद रहे हैं। फिर आपने उनका रहन सहन देखा है कि वो शलवार कमीज पहनते हैं, पेशावरी चप्पल पहनते हैं। तो एक जो अवामी लीडर होता है वो अवाम की तरह रहता है, वो अवाम के साथ बैठ के खाना भी खा लेते हैं। वो जो लंगर खाने थे वहाँ पे जाते थे, वहाँ बैठ के उनके साथ खाना खा लेते थे। एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, फिर उनका ट्रैक। नसीम सिद्दीकी साहब, एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का कल का जो आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, कहीं ना कहीं सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी आपने देखी, तो उसमें उन्होंने जो बात की कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करना ये एक एहसान है पाकिस्तान पे, और हमने ये अवाम को एक तोहफ़ा दिया है, तो आप क्या समझते कि क्या किस किस्म का तोहफ़ा दिया है, महंगाई का या बेरोज़गारी का? क्या कोई लॉजिक उस सवाल के, उस जवाब की मुझे समझ नहीं आया। आप इसको कैसे इस पर तज्जिया करते थे? देखिए, बिल्कुल वो आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आप देख लें कि 15 साल से उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और जब आप सिंध में जाएं या शहरी इलाकों में जाएं वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बैड गवर्नेंस
और कितनी करप्ट गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी की हमेशा से, और आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी इसी किस्म के बहुत ज्यादा इल्जामात हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप भी मौजूद थे, हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फंक्शंस में जाते थे, तो उस वक्त हालात बेहतर थे। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को पैसे मिल रहे थे, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी। आपने देखा कि रिकॉर्ड आपकी टैक्स कलेक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो गई हुई थी, तो हालात बहुत बेहतर थे। लेकिन एक साजिश की गई, इसलिए कि जब आप देखते हैं कि मोहसिन दावड़ साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर तकरीर करते हैं, बाप पार्टी जिसका आपने जिक्र किया था, वो कहते हैं कि हमें कहा आप इधर से उधर चले जाए, तो फिर ये साजिश ही हुई ना, कोई सियासी मामला तो नहीं हुआ। अगर वो खुद से एक तरफ आते और इमरान खान से नाखुश होते, जिस तरह एमक्यूएम ने कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बनिस्बत पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थे, तो बात यह कि इसका मतलब है कि उनको कहीं से कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर जोर डाला। और जब आप शिफ्टिंग करवाएंगे और सिंध हाउस में जिस तरह आपको लोग मिले, पैसे की लेन देन की बात हुई, तो आसिफ अली जरदारी साहब का दावा बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से आदादो शुमार अगर देखे जाए तो जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पिछले साल, उस वक्त हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे। और जब से ये रिजीम चेंज हुई है, आप देखें कि पहले जो प्राइसेस बढ़ा करती थी चीज़ों की, कभी 5 रुपए बढ़ती थी, 10 रुपए बढ़ती थी, अब तो हाल ये है कि 500 रुपए बढ़ गए, 1000 रुपए बढ़ गया। कल मैं अपने भतीजे बेटी के लिए दूध देने गया, जो 3500 का डब्बा था वो 4500 में आया। जो 5 किलो घी का आपको एक पैकेट 500 रुपए में मिल जाता था, वो 3500 रुपए में मिला है। तो आप इस अंदाज है कि गरीब किधर जा रहा है। गरीब तो खुदकुशी करने पे मजबूर है, बच्चों को भूखे पेट वो स्कूल भेज रहे हैं, उनकी फीसें जमा कराने को पैसे नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, अगर हम देखें कहीं ना कहीं इदारों की एक वैल्यू है और अवाम की नज़र में कहीं ना कहीं एक इज़्ज़त अभी ये इदारे रखते हैं, और हम देखने के कल भी आपने देखा कि मरीम नवाज साहबा ने वही तकरीर दोबारा दोहराई जिसमें उन्होंने पल्ले बराबर रखने की बात की, तराजू को बराबर रखने की बात की, और कहीं ना कहीं फिर उन जजेस का नाम लिया जो हाजिर सर्विस हैं। ऐसे में आप नहीं समझते कि जो लीडर होता है, अवाम उससे सीखती है, अवाम उसकी तरफ ही, उसके पीछे ही चल पड़ती है। अगर इस किस्म के बयानात हमारे लीडर साहबान दें तो इदारों का कितना बड़ा नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं जो वैल्यू है, जो एक रिस्पेक्ट है, उसमें कितनी कमी आती है और अवाम की सोच कितनी बदल जाती है। सर हरबीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये। बात यह है कि अगर आप अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करते चले जाएंगे तो फिर तो आपके मुल्क से जो है वो इंसाफ जनाजा उठ जाएगा। आप हमारे अगर हमसाया मुल्क भारत में भी देख लें कि वहाँ पे कितने इदारे स्ट्रॉन्ग है, कि मैंने देखा कि वहाँ पे एंटी करप्शन जो है वज़ीर आला को जाके गिरफ्तार कर लेता है, वहाँ पे सजाएं दी जाती है, कोई मुल्क छोड़ के नहीं जाता। अगर आप छोटी सी मिसाल देख लें कि लालू प्रसाद यादव थे या देवी माया थी, और उसके अलावा सलमान खान थे, संजय दत्त थे, सबको सजाएं हुई क्योंकि इदारे वहाँ पर मजबूत है। हमारे मुल्क में इदारों को कमजोर किया जाता है, और जब आप मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे, अपने पसंदीदा लोगों को जॉब्स पर लगवाएंगे, तो फिर इदारों का यही हाल होगा। मेरे ख्याल से इदारों के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज नहीं है, ना ही पीटीआई की तरफ से किसी को करनी चाहिए, ना पीपल्स पार्टी। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत में अगर जितनी भी जमातें हैं वो इस वक्त यही बात बार बार कर रही हैं कि अदलिया को हमेशा इसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो मतलब वो आप अगर देखें नवाज शरीफ हों या भुट्टो साहब हों, तो अदलिया को हमेशा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। जबकि अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अदलिया पर बार बार, वो मरीम नवाज हो या कोई भी हो, कि इमरान खान को फेवर दी जा रही है। तो आपको लगता है कि ये मतलब वो ठीक कह रहे, 76 से ज़ायद केसेस बना दिए हैं आपको लगता है? लेकिन मैंने कहीं ये भी सुना है, या आप भी इस बात पर रिव्यू जरूर कीजिएगा कि जो 76 केसेस हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि शायद उस पर जब अदलिया रिव्यू करती है तो उस बड़ी आसानी से फैसला हो जाता है उस पर, लेकिन ये हुकूमत को लग रहा है कि नहीं उसको फेवर मिल रही है। देखिए, बात यह है कि ये जो आईनी और कानूनी मामलात होते हैं ये पार्लियामेंट ने देखने होते हैं। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट ने मिल के नैब के कवानीन बनाए थे, नैब का चेयरमैन भी उन्होंने रखा था। और आप देखें कि जब वो अदालतों में गए हैं, नैब कवानीन की वजह से उनको 90 रोज जो है हिरासत में रखा गया, लेकिन जब अदालतों में जाते थे वहां से रिलीफ मिला। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मुजरिम को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई, और वो भी 50 रुपए के मचलके पे। और आज इस बात को 3 साल हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए।
शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट से रिलीफ मिला, मरियम नवाज को सजा हो चुकी थी, उनको कोर्ट से रिलीफ मिला, कैप्टन सफदर को कोर्ट से रिलीफ मिला, तो इनको रिलीफ भी तो कोर्ट से मिल रहे हैं। ये रवैया नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। इसी तरह पीटीआई के साथ है कि अगर अपना इमरान खान साहब लाडले हैं और उनके ऊपर 75-76 केस हो गया, तो आप क्या समझ रही हैं कि उनको फांसी पे लटका दिया जाए? लेट द अदलिया डू व्हाट दे वांट टू डू। जो हमारी अदालतें हैं उनको उनका काम करने देना चाहिए। किसी को भी, कोई भी जमात हो, अदलिया या किसी भी अपना इदारे के ऊपर, भले नैब का इदारा हो, फौज का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन का इदारा हो, उनके ऊपर इतनी उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इदारे हैं। अगर ये इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान में सिस्टम बेहतर तरीके से चलेगा। और मेरे ख्याल से मरियम नवाज का बिल्कुल रवैया गलत है, इसके ऊपर कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। जब आप इमरान खान पे एक्शन ले सकते हैं, जब आप उन्होंने ज़ेबा चौधरी के बारे में जो जज साहिबा है अल्फाज कहे थे, तो आपने देखा कि कोर्ट ने कितना सख्त एक्शन लिया था। तो मेरे ख्याल से जिस तरह मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जजेस, जो सिटिंग जजेस हैं, उनकी तस्वीरें दिखा रही हैं, उनके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद कर रही है, तो मेरे ख्याल से इस बात पे भी एक्शन लेना चाहिए ताकि आवाम को नजर आए इंसाफ होता हुआ। और जिस तरह ये केसेस बनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई लाएमल बनना चाहिए। एक शख्स मौजूद लाहौर में है, आप उसके ऊपर क्वेटा में जो है वो केसेस कर रहे हैं, सिंध के किसी इलाके में केसेस कर रहे हैं, और ये फिर बात वही आ जाती है कि जो असेंबली मेंबरान है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, कौमी असेंबली और सेनेट की जिम्मेदारी कानून साजी करना। उनका काम सड़कें बनाना, नालियां बनाना, ये चीजें नहीं है। उनका काम है कि आप कानून बनाए और ऐसा कानून बनाए जिससे आवाम को भी फायदा मिले और आपको भी फायदा मिले। ये ना हो कि जब आप हुकूमत में नहीं है तो आप दर्द बदर फिर रहे हैं और इन्हीं कानून की वजह से आपको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। जी ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि महंगाई की आपने भी बात की। नसीम सिद्दीकी साहब, जी हरमीत कंटिन्यू करें। नसीम सिद्दीकी साहब, अगर हम देखें पीडीएम के इकट्ठ को देखें, 13 जमातों को देखें, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी गिला शिकवा जो है बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में, कहीं ना कहीं आसिफ जरदारी साहब ने भी ये कल बात की कि आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा और इलेक्शन में हम अपने कार्ड ही खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये इकट्ठ जो है दोबारा इकट्ठ, अगर खान साहब इसी तरह हैं तो क्या इनका इकट्ठ दोबारा इसी तरह बरकरार होगा, या अभी एक सियासी बयान है और आने वाले इलेक्शन में मामला जो है इसी तरह चलते जाएंगे? आपको क्या लगता है सर? हरमीत, देखें, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद था, ये तो लास्ट ईयर अप्रैल से पहले टूट चुका था। पीपल्स पार्टी से बाहर, पीपल्स पार्टी को बाहर निकाला गया था, एएनपी भी बाहर निकल गई थी, नून लीग और मौलाना फजल खान में भी बड़े इख्तलाफात थे। लेकिन क्योंकि इमरान खान की वजह से ये सब इतने परेशान थे, तो ये जब इनको एक साजिश के तहत कहा गया कि आपको गवर्नमेंट दी जाएगी और उसमें बाकायदा आपको हिस्से भी दिए जाएंगे, तो फिर जाके पीडीएम जुड़ी है। लेकिन अभी मौजूदा दौर में भी पीडीएम में इख्तलाफात है, लेकिन इमरान खान साहब का खौफ इतना ज्यादा है कि अगर ये समझते हैं कि अगर ये इस वक्त अलग हुए तो फिर तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। और जब इलेक्शन का दौर आएगा तो देखिएगा कि ये सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी ने तो क्लैरिटी के साथ कह दिया कि हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, एएनपी भी हिस्सा नहीं है, तो ये इलेक्शन में खुद जाएंगे। वहां पे इनके काफी ज्यादा इख्तिलाफात होंगे, क्योंकि पीडीएम की कुछ जमातें जो है वो इनसे सीटें मांगेगी, ना नून लीग सीटें देने पे तैयार होगी, ना पीपल्स पार्टी अपने हल्कों में सीटें देने पे। आप इस बात को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इलेक्शंस के अलावा कोई वे आउट है भी नहीं अवामी मैंडेट जानने के लिए, या इस वक्त जो भी मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें अवाम क्या चाहती है जानने के लिए इलेक्शन से बेहतर कोई वे आउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप रिव्यू के इस हवाले से बड़ी डिटेल बात हुई आपसे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show और Happy Women's Day once again। मैंने आपसे कहा था ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक पर आने के बाद और उसके बाद दिन के शुरू में, दिन के आखिर में, दिन के दरमियान में, या जहाँ भी आपको मौका मिले ये ज़िंदगी में, नॉट अ स्पेसिफिक डे, क्योंकि आज हम वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज तो आपका बनता है एक दूसरे को विश करना है हैप्पी वुमेंस डे। लेकिन उसके अलावा भी whenever you feel low, लेट्स सेलिब्रेट बीइंग अ वुमेन इन दिस सोसाइटी, बिकॉज आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। मैं किसी भी फील्ड में जाती हूँ, किसी भी जगह पे जाती हूँ, वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी हो या वर्क प्लेस हो या सोशल साइट हो, आपकी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है बीइंग अ वुमेन, जिसको लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, सेकंड भी करते हैं, अनटिल और अनलेस आपको पता हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बहरहाल आज चूँकि वुमेंस डे हैं तो शुरू से शुरू करते हैं, और पाकिस्तान की वो तमाम तर ख़वातीन जो कि तारीख़ का एक कीमती हिस्सा है, हमारा असासा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो फातिमा जना को हम कैसे भूल सकते हैं, मादरे मिल्लत, जिनकी वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में उस वक्त जब ख़वातीन को हकूक़ का पता भी नहीं था, उनके लिए आवाज़ उठाना और पाकिस्तान को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करना, उस वक्त से लेके अब तक
जितना भी टाइम गुजरा है उसमें आने वाली तमाम खवातीन या आज की सदी की अगर हम बात करें तो बड़े ऐसे नाम हैं हमारे पास जिनकी वजह से वो तमाम तर खवातीन जो इस्तेहसाल का, तशद्दुद का, ज़्यादती का शिकार होती हैं, या इसके बावजूद उनको अपने हकूक़ का पता नहीं होता या वो अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए एक पावर नहीं रखती, उनको इनकरेज करने के लिए भी आज बड़ी तादाद में वो खवातीन मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी शो की है बल्कि इनकरेज किया है दूसरी देखने वाली खवातीन को यस कि अपनी आवाज़ उठाना, अपने हक़ के लिए बोलना हमारा बेसिक राइट है। लेकिन इन तमाम तर खातून की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक खातून का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अलावा तो मलिहा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और इस्लामाबाद में हमीद के साथ है। तो मलिहा आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं, वार्म वेलकम फ्रॉम लाहौर। और हमीद, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सोहा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंट्रो आपने दिया और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिसको भी हमें याद रखना चाहिए वो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और जिस तरह उन्होंने किरदार निभाया, पार्लियामान में बैठे अपने बच्चे को भी साथ लेके कहीं हौसला देती थी ख़वातीन को कि आप जहाँ पे भी जाएं आप अपना हौसला उसी तरह बुलंद रखें और कहीं ना कहीं मर्दों की सोसाइटी में अपने आप को और अपनी सलाहियतों को मनवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। मलिहा साहिबा, आज ख़ास दिन है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और हमारे देखने वाले और ख़ासकर वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं और कहीं ना कहीं ऑफिस में बैठी हैं उनको भी आज इस ख़ास मौके पर मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। क्या कहेंगे इस ख़ास दिन के मौके पर आप? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट करने का यहाँ पर। जी बिल्कुल, अच्छा दिन है, ख़ास दिन है, हर साल मनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तो हैप्पी वुमेंस डे कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, ग्रीटिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या है ना? मुझे ऐसे लगता है कि ये हम सब के लिए सोचने का दिन होता है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है पूरी दुनिया में और इसका मकसद क्या है और मुझे अपने तौर पे क्या सोचना है और फिर करना क्या है। क्योंकि सोच लिया और बात कर ली वो काफ़ी नहीं होता जब तक हम कोई ना कोई एक्शन ना लें। तो औरतों का आलमी दिन जो मनाया जाता है वो औरतों के बराबर के हकूक़ के लिए, और इस साल तो वो कह रहे हैं एम्ब्रेस एक्विटी, इक्वालिटी से एक्विटी, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हर एक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वसाइल भी मिलें और मौक़े भी मिलें। और मुझे तो अब ऐसे लगता है कि औरतों की बात करना, औरतों के हकूक़ देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन औरतों को अकेला करके, पूरे माशरे से अलग करके हकूक़ नहीं, या वो अपने हकूक़ नहीं ले सकती। औरतें जो है इस माशरे का हिस्सा हैं और इस माशरे में जितने भी लोग हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, मुतजन्नस अफराद भी हैं, तो सब मिल के एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो माशरा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो पता नहीं कब तक हम ये औरतों का दिन मनाते जाएंगे या दिन कितने मनाते जाएंगे। और साल में एक दफ़ा मना लें तो चलें, ठीक है, खुश हो जाते हैं, पर्पल कपड़े पहन के सड़कों पे निकल आते हैं, टीवी पे बात हो जाती है, लेकिन ये जो मसाइल हैं ये बहुत गहरे होते हैं और हर रोज़। बिल्कुल मलिहा साहिबा, आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं ना कहीं एक रोज़ या एक दिन मनाने से ये मामला हल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए हर रोज़ कोशिश करनी होगी। आप फील्ड में हैं, काम करती हैं, ख़वातीन के हवाले से आप काफ़ी एक्टिव हैं, हम आपके काम को भी देखते हैं। क्या कहेंगी इस वक्त हम अगर अपने मुल्क की बात करें, किन किन ख़वातीन के मसाइल की अगर हम बात करें तो कौन कौन चीज़ों पर से ऐसी चीज़ें जिन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई एक एक मसला नहीं, जिसका जो भी मसला है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। यानी औरतें जो है, मैं औरतों के ये हरासमेंट का कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने पे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, ट्रेनिंग्स में बहुत सी कराती हूँ, तो मुझे कई औरतें मिलती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ हम कमाते तो हैं लेकिन हमारी कमाई में वो बरकत तो नहीं ना जो मर्दों की कमाई में होती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई औरत ऐसे कैसे सोच सकती है। अगर मेहनत करके कमा रही है और हलाल कमा रही है तो उसमें बरकत कैसे नहीं होगी। सो औरतों को भी चाहिए अपने को बराबर का इंसान समझें, अपने को इज्जत के लायक इंसान समझें और
जहाँ जहाँ उनकी ज़िंदगी में जो भी मसला है खुद हल कर सकते हैं खुद करें। किसी की मदद चाहिए तो कहें कि हमें किसकी मदद कहाँ चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी के मसाइल हम जब हल कर पाएंगे तो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे हमारे घर में हों चाहे हमारे काम की जगह पे हों, उनके लिए अपने लिए कुछ करेंगे तो दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। सो अपनी ज़ात से शुरू करके अपने से जुड़े लोगों तक जाना है और वहाँ से पूरे मुल्क के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए। अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई, तो हर तरह के मसाइल हैं। हमारा जो भी मसला है उस पे काम करना है, उसको हल करना है। अच्छा जी सोहा, मलिहा साहब ये कहिएगा, ठीक आप कह रही हैं कि लाले कपड़े पहन के सड़कों पे निकल के औरत मार्च का हिस्सा बन के या उस पर तनकीद करके या उसकी फेवर में आके या सिर्फ बात करके वी शुड नॉट बी डन विद वुमेन्स डे और बीइंग अ वुमेन। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं ये समझती हूँ कि चूँकि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में या तो हम मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार होते चले जाते हैं या मसरूफियत का शिकार होते चले जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता। मदर्स डे पे, फादर्स डे पे या इस तरह के दिन होते हैं कि चले मना लेने चाहिए। रियलाइजेशन का आपको पता है कि एक ही दिन होता है। अगर आज के दिन ख़वातीन को बाहर निकलता या किसी खातून की इंस्पिरेशनल स्टोरी देखकर एक ट्रिगर करता है एक पॉइंट कि चले यार मेरी भी ज़िंदगी है, मुझसे भी पिछले 10 साल से ज़्यादती हो रही है, वाई नॉट मी, कि मैं भी अपने लिए आवाज़ उठाती हूँ। आपको नहीं लगता कि मीडिया या सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स ये जो थे सारे, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में कि ख़वातीन को अब कम से कम अपनी आवाज़ देर से ही लेकिन उठाने का मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। और बाज़ औक़ात एक खातून अगर खुद भी नहीं चाहती अपने लिए आवाज़ उठाना, तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें डाल देते हैं कि वो हिट हो जाती है, वायरल हो जाती हैं, उसको इंसाफ मिल जाता है, सिंपैथी कार्ड मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आई है, ख़वातीन बाशऊर हुई हैं इस हवाले से। हाँ, पता नहीं, हम पुराने ज़माने के लोग हैं। मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया अच्छी बुरी दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा होता है। हमारी असली जो ज़िंदगी है ना, वो सोशल मीडिया के अलावा है। हाँ, आवाज़ उठाने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए आप या एजुकेट करने के लिए आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है वो तो हर रोज़ 24 घंटे, हर हफ्ता, हर महीना, पूरा साल, वो ज़िंदगी अलग होती है सोशल मीडिया से। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो औरतों की तहरीक है वो तो बहुत देर से चल रही। पाकिस्तान बनने से पहले से इस इलाके की औरतें बहुत काम कर रही हैं, अपने हकूक़ के लिए भी और अपने से जुड़े हुए मुआशरे के लिए भी। सो वो तो हो रहा है। ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मीडिया में आने लगा, तो हमें ऐसे लगता है कि शायद अभी ये काम शुरू हुआ नया और मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मीडिया हमेशा से हमारे साथ होता था और मीडिया में मर्द और औरतें दोनों। और 1990 का मैं याद कर रही थी अभी आते आते यहाँ पे कि मर्द औरतें मिलके इस्लामाबाद की सड़कों पे चाइना चौक से शुरू होते थे या मिस्टर बुक्स के आगे से शुरू होते थे और वो डी चौक तक जाते थे और बेदारी का वहाँ पे प्ले होता था औरतों के हकूक़ के हवाले से। तो वो तब भी होता था और मीडिया भी साथ होता था और मर्द औरतें साथ होते थे। आजकल बहुत बात होने लगी, कंट्रोवर्सी भी बढ़ने लगी। एग्जैक्टली। तो वो ज़रा हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जो ज़िम्मेदार शहरी हैं, मर्द औरतें मुतजन्नस सब, हमें सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि लोगों का फ़ायदा हो। मलिहा साहिबा, एक और चीज़ आपने बड़ी शुरुआत में बड़ी अच्छी बात की कि बैलेंस होगा, कहीं ना कहीं मर्द और औरत का साथ होगा तो सिलसिला चल पाएगा और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी एक दूसरे को है, ये हकीकत है। दोनों अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारना या अकेले एक पहिए की सूरत में निकलना बड़ा मुश्किल होगा, कहाँ तक चल पाएंगे। मलिहा साहिबा, हमने एक सोच देखी, अपने ख़वातीन की बात की। उमूमन ये दिन मनाने का मकसद ये होता है कि एक तो कहीं ना कहीं अपनी माँ, बहन, बेटियों और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों सबको याद किया जाए और उनको उनके जो मसाइल है उस हवाले से भी निशानदेही की जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ख़वातीन ही कहीं ना कहीं बटी नज़र आती हैं? अब हम प्रेस क्लब की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक मुक्तबा फ़िक्र जो है वो कहीं ना कहीं अलग बात करते नज़र आती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी जानिब हम दूसरी तलबा को देखते हैं जो कहीं ना कहीं हया डे का मामला लेके आई होती हैं। तो इस सारे सूरत हाल को क्या देखती है? मसाइल तो सबके एक जैसे हैं, चाहे आप कोई लिबादा चेंज करके उसको रंग कोई और दे के एक अलग रंग में लेके जाएं, लेकिन हकीकतन वो मसाइल घरों में, चाहे वो बहू की सूरत में या सास की सूरत में या नन की सूरत में है, इस सारे मसाइल सबको एक जैसे हैं।
एक आपने मजे की बात की, माँ बहन होती है, बीवियां भी होती हैं, जी, जी। और फिर वो खवातीन भी हैं जिनसे हमारा मैंने दोस्त कोई की रिश्ता बात नहीं, की। दोस्त की भी बात की, सब लोग। आप ठीक कह रहे हो, ये पिछले कुछ सालों से बहुत बट गया। यहाँ इस्लामाबाद में हम होते हैं तो एक तरफ एक ग्रुप होता है और सड़क के दूसरी तरफ एक बिल्कुल दूसरा ग्रुप होता है, और वो मुकाबले के नारे लगा रहे होते हैं। Exactly. तो वही बात है, वैसे तो हर किसी को हक है अपनी राय रखें, जो भी उनकी राय है उसका इजहार भी करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारी नीयत क्या है, हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है। मकसद जो है ना, वो जिसके जो मसाइल हैं वो हल करें। कंट्रोवर्सी तो मर्दों की भी आपस में होती है। ये एक्सपेक्ट करना कि सारे मर्दों की सोच एक ही होगी या सब औरतों की सोच एक होगी या सब मुतजन्नस अफराद की सोच एक होगी, ऐसा नहीं होता। हर जगह जिन्स के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, स्टेटस के जिस हवाले से भी हमें लगे कि ये एक ग्रुप है तो इनकी सोच एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग सोच है, बड़ी अच्छी बात है। अपनी अपनी बात करें, अपने मसाइल पे बात करें। कपड़े जो हैं उनसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हिजाब अबाई में भी लड़कियां हरास क्या रेप भी हो रही होती हैं, और कभी जो हम कहते हैं कि घर से निकलेंगी तो ऐसा तो होगा, तो घरों के अंदर भी ये सब कुछ तो हो रहा है हमारे यहाँ। बड़े अफसोस की और दुख की बात है, लेकिन हकीकत छुपाने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक अपने मसाइल को, जिसका जो मसला है ना, उसको देखना है और उसको हल करना है, अपनी अपनी राय का इजहार करना है, लेकिन मकसद नहीं भूलना। अच्छा बोलिए से भाई, ये मकसद जो है वो औरतों के हवाले से ही करें। जी, ये कहिएगा कि जी, जी, जी। मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत आता है कि वुमेन राइट्स की हम बहुत बात करते हैं, क्या मर्दों को राइट्स की जरूरत नहीं है? मेंस राइट्स की बात क्यों नहीं होती? मतलब आप मुझे बताएं कि मैं ये शायद गलत भी हो सकती हूँ इस मामले में कि ख़वातीन की अगर हम इस्लाम की बात करें या हम वर्ल्ड वाइड भी अगर आप बात करें तो खातून को हर माशरे में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, समझा जाता है, उसको बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। और फिर आ जाते हैं हम इस्लाम पे, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो तो आपके अगर विरासत में हिस्से की बात की जाए तो हर चीज़ तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है हमारे इस्लाम में कि खातून के ये हकूक़ है ये, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या आप समझती हैं कि ये परसेप्शन ख़वातीन में है कि उन लिमिटेशंस को बाज़-औक़ात ख़वातीन की कमज़ोरी समझ लिया जाता है, या उन लिमिटेशंस को फिर हम इस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं भी ये तो हमारा बेसिक राइट है कि हम बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हालांकि वो लिमिटेशंस तो हमें पहले ही सिखाई जाती है कि भाई आप किसी के मातहत होती हैं, आपके घर में वालिद साहब हैं, आपने उनसे पूछते हैं, अगर आपकी शादी होगी, आपके शौहर हैं, आप उसके मातहत हैं, वो आपका वाहिद कफील है। इस तरह की चीज़ें, क्या हम इन लिमिटेशंस को मिस परसीव करते हैं? क्या लगता है आपको? मातहत का लफ्ज़ से मैं बहुत एग्री नहीं करती। वो ऐसे लगता है कोई अफसर और मातहत है। मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप हों या मियाँ बीवी हों, अगर बराबर के साथियों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें तो शायद उनके घर का माहौल बेहतर हो और उनके बच्चों की शायद बेहतर परवरिश कर पाएँ। ऊंच नीच जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर का पैदा किया, और बेशक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत से मज़ाहिब के पाकिस्तानी है ना। वो हमारे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है, हम उसे कभी कभी भूल जाते हैं। तो हर इंसान किसी भी मज़हब का हो, पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी जो हैं वो बराबर के शहरी हैं। एक वो जो आपने अपनी बात शुरू की थी, मर्दों के हकूक़ हैं कि नहीं हैं। अभी एक मैं किताब पढ़ रही थी, उसका नाम है बिटवीन सेंट्स एंड सिनर्स, डॉक्टर कामरान अहमद ने लिखी, और वो मर्दों के हवाले से लिखी। अच्छा। औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, उसके बाद ट्रांसजेंडर अफराद के हवाले से लिखा जाता है। मर्दों पे पूरी दुनिया में बहुत कम लिखा गया। तो ये बड़ी अच्छी किताब है, और उसको पढ़ के जो पिदरसरी निज़ाम है हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में ही है, उसमें मर्द कितने पिसते हैं, उनको उनके हकूक़ मिलते हैं या नहीं, या अपने हकूक़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है या नहीं माशरे में, बड़ी आंखें खुलती हैं वो किताब पढ़ के। और फिर हम जब देखना शुरू करते हैं और बात करने शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि मर्द जो हैं उनके भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं हैं सोसाइटी में। जब एक एक मर्द के ऊपर आप 20-20, 25-25 लोगों की जिम्मेदारी डाल देते हो, और फिर उसे कंप्लेन करने की इजाज़त भी नहीं देते, या सोचने की भी इजाज़त नहीं देते कि वो सोचे कि उस पर कितना बोझ है। उस गरीब को अच्छा बेटा भी बनना है, अच्छा भाई भी बनना है, अच्छा शौहर भी बनना है, अच्छा बाप भी बनना है, तो
अपनी अपनी जिंदगी तो भूल ही जाती है कि मुझे क्या अच्छा लगता था बचपन में, हाइकिंग करनी अच्छी लगती थी या म्यूजिक, वो ना कमाने की मशीन सी बना देते हैं मर्द को। तो मेरे ख्याल में जब मर्द और औरत बराबरी के साथ एक घर में रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल करेंगे, एक दूसरे को इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे, ना औरत के साथ ज्यादती हो ना मर्द के साथ हो, और जिस घर में मुतजन्निस अफराद हैं उतने ही इंसान हैं जितना मर्द और औरत, तो वो सबको देख के उनकी ज़रूरियात क्या हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, मिल के करेंगे तो कहीं पहुंच पाएंगे। अलग अलग हम जब बात करते रहेंगे ना तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, कम से कम मुझे ऐसे लगता है। ठीक है ना? बहुत खूबसूरत बात आपने की मलिया साहिबा, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को अगर समझेंगे तो तब जिंदगी भी बड़े खूबसूरत ढंग से आगे गुजरेगी। और कहीं ना कहीं हम ये सोच के कि मुझे मसाइल का सामना है दूसरे को नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में मामला उस तरह नहीं होंगे। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम शहरों की बात करें, जिस तरह सोहा ने पहले सवाल में बात की थी कि अवेयरनेस की अगर हम बात करें, लेकिन आज भी अगर हम देखें अपने इलाकों में, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा के सवात के इलाके से, उधर से, या मैं अभी बलूचिस्तान या रिसेंटली मैं सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, तो आज भी मैं कहीं ना कहीं खातून जो है या उसको जितनी भी हमारी खवातीन हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बड़ी महदूद होती चली जा रही है। इस पर आप क्या देखती, क्या अवेयरनेस के हवाले से जो रैलियां निकाली जाती हैं, क्या अपनी समझती कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कहीं ना कहीं उन खवातीन के को भी थोड़ा बहुत उनको भी समझ आए कि ये उनके क्या हुकूक हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी का जो ढंग है, जिस ढंग से गुजारनी है, वो भी उनको समझ हो। आज भी वो कहीं ना कहीं कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल हमारे ज़माने में शायद औरतों के हालात थोड़े बेहतर होते थे, अब उनको बहुत बंद ज़्यादा किया जा रहा है, पहले से भी ज़्यादा, और सिर्फ देहात में या दूर दराज के इलाकों में नहीं, बड़े शहरों में भी मैं देखती हूँ। आप अगर 50 साल पहले की पाकिस्तान की तस्वीरें निकाल के देखें पब्लिक प्लेसेस की, और आज की निकाल के देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे ज़माने में लाहौर कभी जाते थे तो लड़कियां साइकिल पे बैठ के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही होती थी, आज के ज़माने में नहीं आपको नज़र आएगा। तो बिल्कुल उन्हें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस में मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, चाहे वो टेलीविज़न हो या रेडियो हो, क्योंकि और सोशल मीडिया पे अब तो गांव-गांव में आपको मिलता है, हर किसी के हाथ में सेल फोन है और वो सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हैं। साल में एक दफ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया का मुझे ऐसे लगता है टॉक शोज़ भी अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो देखते हैं वो ड्रामे देखते हैं। हाँ जी। तो ड्रामों में अगर हम इस तरह का पैमरा की कोई पॉलिसी हो, या अपने तौर पे भी कर सकते हैं, जो लोग ड्रामे बनाते हैं, फिल्में लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर औरतों के हवाले से मर्दों, और मैं तो पता नहीं मैंने औरत की बात करनी छोड़ दी, मैं तीनों की इकट्ठी करती हूँ कि उनके इंसान की तरह उनका क्या हक है, जहाँ पे औरतों के साथ ऐसे ड्रामे हो कि ड्रामा देख के उनको अच्छे मैसेजेस मिले, उसमें कहानी ऐसी बनाए, लड़की की कहानी जो बहुत दबी हुई थी वो कैसे उन हालात से निकली, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी बेहतर की, मर्द और औरत ने मिलके कैसे काम किया, एक दूसरे की ज़िंदगी बेहतर की, किसी मुतजन्निस बच्चे की को कहानी में लेके आए ड्रामे में और दिखाएं कि वो बच्चा मुख्तलिफ है, लेकिन माँ बाप ने कैसे उसको उसी तरह अच्छी तालीम दी जैसे अपनी बेटी या बेटे को दी, और कैसे उसे अच्छा नहीं सिर्फ बल्कि जिम्मेदार शहरी बनाया, क्योंकि वो उसी तरह शहरी है पाकिस्तान के जैसे मर्द या औरत। तो इस तरह से अगर मेरा ख्याल से मीडिया किरदार अदा करे, ड्रामे आप देखो कितने पॉपुलर होते हैं। ऐसे ही मलिया साहब, एक और बात आपने इससे कबल की, आपने फरमाया कि पहले एक ऐसा वक्त था कि चाइना ये चौक है, यहाँ से निकलते खवातीन मर्द हजरात एक साथ आते थे, लेकिन आपको क्या नहीं लगता, अभी हम ब्रेक में आपसे बात गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने फरमाया कि टेलीविजन पे बड़े सख्त सवालात भी आपसे हुए, और जो अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ हमें एक पॉजिटिव वे पे जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस रैली में जो माजी में हो तो हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब ये दिन आता है तो कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है, और कहीं ना कहीं पुराने अब तो मैं पिछले साल भी मैं गया हूँ, मैंने कोई ऐसा बैनर वहां पे नहीं देखा, लेकिन पुराने जो बैनर्स हैं उनको भी सामने लाया जाता है, तो आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट शामिल हो जाते हैं ये कितना इस तहरीक को नुकसान पहुंचा देते हैं?
बिल्कुल। आप देखो कि हमने हमेशा औरतों के मसाइल के ऊपर काम किया, सारी उम्र गुजर गई। अब मर्दों और मुतजन्नस अफराद को कुछ पिछले सालों से शामिल किया, क्योंकि कभी सोचा नहीं था इस तरह से। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये पिछले 3-4 साल से जो हो रहा है हमारे माशरे में, मर्दों औरतों सबको ही, ख़ासतौर से औरतें जो औरत मार्च में निकलती हैं, हमें ये देखना है स्ट्रेटेजिकली कि हमारे क्या मसाइल हैं, कौन से मसाइल हैं जो हम घर में बैठ के लोगों से बातचीत करके हल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमें सड़कों पे लेके जाने हैं माशरे को बताने के लिए। जो थोड़े से 4-5 बैनर्स पिछले 3-4 साल में मुतनाज़े हुए जी, सब उन्हीं की बात करते हैं और आज तक कर रहे हैं। बिल्कुल जी। कितने साल गुजरने के बाद हमारा फिर आज टीवी पे या किसी भी जगह पे बैठ के वो पुराने मुतनाज़े जो कोई 2-4 थे उनको लाने का मकसद क्या है। हमने अपनी रेटिंग्स बढ़ानी है या हमने सचमुच देखना है कि औरतों के आज हमारे मुआशरे में क्या मसाइल हैं। तो अपने अपना एजेंडा हर एक का होता है। मुतनाज़े बनाने से चीज़ों को मसाइल हल नहीं होते। हमारा मुआशरा अभी कहाँ है, क्या बात किस जगह किसके सामने किस तरीके से करेंगे तो मसला हल होगा। जब इस तरह के 2-4 मुतनाज़े बैनर्स लेके निकलते हैं तो बाकी वो जो 1000 बैनर है वो इग्नोर हो जाते हैं। ना कोई उनको देखता है, ना कोई उन पे बात करता है। जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है वो लेके चल पड़ते हैं। तो आप देखो कि कितने नुकसान हो गया ना। बिल्कुल। और जब से ये मुतनाज़ा बना है तब से बहुत से लोगों ने कहा कि जी अब हम तो औरत मार्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ये इस किस्म की बातें होती हैं, हमारे घर वाले जो है वो हमें इजाजत नहीं देते। ठीक कह रही है मिलिया सेबा। मैं आपकी बात को एक सेकंड करके जो हमारा एक सेगमेंट है उसको कंक्लूड करना चाहती हूँ, सिर्फ ये कह के कि बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। औरत, मर्द और तीसरी शख्सियत की जो हम बात करते हैं, तीसरी ज़ात की जो हम बात करते हैं, तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो तीनों रिश्ते एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। कहीं ना कहीं जाकर ये कड़ियाँ मिल जाती हैं। मुआशरा इन सब लोगों से मिलकर बनता है। तो अगर ये रिश्ते जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इनको साथ लेकर चला जाएगा तो ही मुआशरा जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकता है। अदरवाइज़ कोई एक भी पर्सनालिटी मिलकर इस मुआशरे को बेहतर नहीं कर सकती। तो हमें इस पर बात करना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से वुमेंस डे पर इसी पर बात होनी चाहिए कि मुआशरा इन तीनों शख्सियात को मिलाकर बनता है। तो तीनों को काम करना ज़रूरी है, तीनों को मिलकर काम करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे, जहाँ पर हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, उन ख़वातीन की जो कि ब्रांड है और जिनको हम याद किया, जिनको पिछले सेगमेंट में हमने रिकॉल किया। वहीं पर आज ख़वातीन को दरपेश मसाइल की भी बात करेंगे। लेकिन हमने जो सेगमेंट टच करने की कोशिश की है वो है हेल्थ, क्योंकि ख़वातीन को हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ख़वातीन को इन हेल्थ के मसाइल की वजह से बहुत सारे सर्कल्स में, वो वर्क सर्कल हो, सोशल सर्कल हो, घर हो या बाहर हो, बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं कहूँ अगर 100% में से 50% मसाइल इसी वजह से होते हैं तो शायद मैं ठीक कहूँगी। आप स्क्रीन की बात करें, आप काम की बात करें, आप किसी भी प्रोफेशन की बात करें, तो ख़वातीन जहाँ पर ओबेसिटी का शिकार है और बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी ख़वातीन ये समझती है कि हमें अपने राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए या हमें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिकॉज उनको इन वजूहात की बिना पर भी इस्तेसाल का शिकार बनाया जाता है या किया जाता है। तो इस बारे में बात करेंगे। हेल्थ का ये जो सेगमेंट हमने उठाया है, इस पर हम बहुत सारी चीज़ें इस पर बात की जा सकती है। पीसीओएस के बारे में हम बात करेंगे, ओबेसिटी के बारे में हम बात करेंगे, और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से माशरे में ख़वातीन को थोड़ा सा बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। या अगर पीसीओएस की हम बात करें तो औलाद ना होना या फर्टिलाइजेशन के जो मसाइल होते हैं उस पर भी खातून को दूसरी खातून से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और इसके वजह से खातून समझती है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इन चीज़ों पर काम करना खातून की खुद की जिम्मेदारी है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है या ये सेगमेंट जो है वो आपके लिए है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सना खान मौजूद है, हेल्थ एक्सपर्ट है। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमन ऑन दिस प्लैनेट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
फॉर श्योर। अब मुझे ये बताएगा, हमने बात करनी है सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, मोटापे के बारे में। मोटापा तो चले और बात है, आजकल आप जब किससे मिलते हैं ना तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मोटी हो गई हो। ओह माय गुडनेस, ये एक स्टेटमेंट सुन के ना या तो आप रह जाते हैं या आपका दिल करता है कि अगले बंदे का सर ही फाड़ दें। मतलब अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आप एटलीस्ट ये भी ना कहो। ये एक आम सा एक रूल है जो होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं ख्याल करते, अखलाकियात में नहीं ख्याल करते इस चीज़ का। कितना स्ट्रेस होती है ख़वातीन, कितना डिग्रेड होती हैं, कितना उनका मोराल डाउन होता है इस एक चीज़ से, अपने वर्क सर्कल में भी और घर में भी। अब तो शादीशुदा ज़िंदगी में भी मर्द हज़रात ने ये टैग लगाना शुरू कर दिया, मोटी होगी। भाई बच्चे पैदा किए, मोटी तो होगी ना। बिल्कुल। अच्छा, सो पहले तो कमेंट करने में मैं ये कहूँगी कि देखें, सबसे पहले जैसे हम अवेयरनेस की बहुत बात करते हैं ना सोहा, तो हम मेरा ख्याल है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है। उसको किसी भी तरह किसी भी चीज़ के लिए लेबल करना, चाहे वो आप सोशली लेबल कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। पाकिस्तान में इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ पर मेंटल और वर्बल हरासमेंट के चार्जेस प्रेस हो जाते हैं इस तरह के कमेंट्स के ऊपर अगर आप करते हैं तो। लेकिन इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप, एक तो हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, अल्लाह ने उसको यूनिक बनाया है। बॉडी शेप्स को अगर आप पढ़ें तो हर इंसान की बॉडी शेप, उसका मेटाबॉलिज्म फ़र्क है। जहाँ तक मोटे होने की बात है या फरबही की साइड पे या ओबेसिटी की साइड पे बात है, देखिए एक चीज़ है आपका बोन स्ट्रक्चर चौड़ा है, आप हेल्दी हैं, तो आप थोड़ा सा भी मसल मास आप गेन करते हैं तो आप बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर लगने लग जाते हैं। जेनेटिकल प्रॉब्लम, हाँ, इसको हम जेनेटिक डिस्पोजिशन में कहूँगी कि ज़्यादा है, क्योंकि अगर जेनेटिकली आपकी बॉडी की इंक्लिनेशन या टेंडेंसी ऑफ योर बोन स्ट्रक्चर उस साइड पे है तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ओबेसिटी को अगर हम बीमारी के तौर पे लें तो हाँ, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने खुद भी कहा अभी शुरू में कि ख़वातीन का मसला है, तो ख़वातीन को ही सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए टू प्रोब द प्रॉब्लम के रीज़न क्या है इसके पीछे, और अगर वाकई कोई अंडरलाइन कॉज है तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं कि सना टारगेट की हम बात कर रहे हैं ना, ओबेसिटी की वजह से या थोड़े से कलर की वजह से या बहुत सारी आपके फीचर्स की वजह से ख़वातीन को इस मुआशरे में मसाइल का सामना होता है। अब हम वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं तो वर्क सर्कल में आपको पता है कि हरासमेंट की हम बात कॉमन चीज़ें, आई एम जस्ट डन विद ऑल दीज काइंड ऑफ लाइक कॉन्वर्सेशंस के हरासमेंट होती है। ख़वातीन को सब पता होता है, मुझे पता है, बीइंग अ वुमेन मुझे पता होता है कि मैंने कहाँ काम करना है, कैसे करना है, किसको कितनी लिमिट में रखना है, किसको कितना मैंने येस करना है, तो ये मुझे पता है। इस तरह ख़वातीन को पता होता है, या आप नहीं कह सकते कि आप इस्तेसाल का शिकार हो रहे हो। लेकिन आप अपनी ज़ात पर काम करने के बारे में मैं अगर बात करूँ तो मुझे ये बताइएगा कि ये रियलाइजेशन हमें किस तरह से होनी चाहिए। अगर आप मोटे हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और शायद मोटापे को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए। तो ये क्यों हम इस बहस में पड़ गए कि यार जैसे हैं, अगर आप मोटे हैं तो मोटे लोग भी तो होते हैं ना, क्या पतला होना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, सोशल स्टैंडर्ड्स को अगर आप वैलिडेशन चाहते हैं ना सोशल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोगों से या ख़ुद अपने आप से, या अगर आपको खुद भी लगता है कि नहीं मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर बहुत डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप के लिए। और जब आप फिर वही चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं, वैसा ही इमेज देते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करते हैं, तो फिर आप लोगों की ज़ुबानें भी बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगेन मैंने बात की, देखिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक और चीज़ है। बीमारी जो है वो उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह है। उस पर लोग आपको कह रहे हैं, अगर तो मैं नेगेटिविटी में से एक छोटा सा मस्बत पहलू निकालना चाहती हूँ कि शायद किसी के कहने की वजह से आपको एहसास हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं और आपकी बीमारी की तशखीस हो जाए और आप उसका इलाज कर सकें। और आप शुक्र अदा करें कि यार उस बंदे ने मुझे बेइज्जत किया था। और फिर मुझे याद रहा, तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने चैलेंज किया अपने आप। बिल्कुल। खैर हरमीत भी हमारे साथ है। हरमीत, वुमेन्स ऑल टेक ओवर द होल शो और हमने हाईजैक कर लिया, लेकिन यू कैन ऐड योरसेल्फ। जी। वैसे अगर हम देखें, आपने जो टॉपिक छेड़ा है, यानी खासकर बहुत सारे ऐसी चीज़ों के हवाले से, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, कहीं ना कहीं शक्ल सूरत, या इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं खौफ भी हम देखते हैं कि जो फीमेल हैं वो अपने आप पर ऊपर तारी कर लेती है। इस खौफ से निकलने का कोई रास्ता जो अगर हम देखें फिटनेस के हवाले से, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे टिप्स होते हैं जिससे जो आपको सिखाते हैं कि इससे भी आप निकल सकते हैं और अपने आप को जैसे आप हैं वैसे आप अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। तो ये खौफ से कैसे निकला जाए?
अच्छा, अब सवाल बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट से शुरू करूंगी। आपने कहा ना जैसे हैं वैसे ही कबूल किया जाए, सबसे पहले खुद और फिर बाकी लोगों से भी करवाया जाए वैसे एक्सेप्ट। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ तो ऐसी तमाम ख़वातीन से जिनको ये खौफ रोकता है या बैरियर बन जाता है उनके लिए अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को हेल्थी रखने का, उनको ये पैमाना या स्टैंडर्ड किसने सेट करके दिया है कि वो जैसी हैं बस वैसी एक्सेप्ट होना चाहिए उनको? देखिए बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है, जैसे मैं अगर ओके सो फाइन आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। मेरे कामयाबियों से, मेरी अकॉम्प्लिशमेंट से पहले मेरे स्किन कलर को बहुत क्वेश्चन किया जाता है या निशाना बनाया जाता है या उसकी बेस पर डिस्क्रिमिनेट भी इवन किया जाता है कि जी यू नो आपका स्किन कलर जो है वो आपकी डिफाइन करेगा कि आप कितनी आपकी वर्थ है या कितनी कैपेबिलिटी आपकी, आप अगर किसी भी फोरम पे बात करिए तो आपकी राय को कितना ऑथेंटिक माना जाए। लेकिन मैं हमेशा देखें रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। मैं जितनी भी पब्लिक अपीयरेंसेस में जाती हूँ या लेक्चर्स में या इवेंट्स में जाती हूँ या पॉडकास्ट में भी अक्सर मैं बात करती हूँ ये कि मेरे स्किन कलर से पीछे हट जाएं, इस चीज़ को साइड पे रखें और सुने कि मैं बात क्या कर रही हूँ। तो जब तक आप खुद अपने मुंह से ये बात नहीं कहेंगे ना, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि मेरी वर्थ मेरे स्किन कलर से, मेरे बालों से, मेरी बॉडी टाइप से, मेरी जेनेटिक डिस्पोजिशन से बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर है, इट्स बियॉन्ड दैट। तो फिर लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वो वर्थ देखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सना अप्रिसिएशन फॉर योर दिस मच कॉन्फिडेंस, और ये होना चाहिए हर औरत में, बिकॉज द कॉन्फिडेंस इज बेस्ट मेकअप जो यू कैन वेयर योरसेल्फ ना। और आप ये देखें कि आपने ऑन कर लिया ना किसी चीज़ को, चाहे वो आपका मोटापा है, चाहे वो आपके पीसीओएस में अनफर्टिलिटी का मसला है, या वो आपके कलर का मसला है, या वो आपकी बॉडी शेमिंग का मसला है, जब आप किसी चीज़ को ऑन कर लेते हैं ना फिर आसान हो जाता है। जो देखने वाले हैं, मैं भी इस एक बात को ऐड करूंगा। एक बॉलीवुड की एक फिल्म आई और बड़े मजे की है। मैं जितनी खवातीन है और जिनको खासकर बॉडी शेमिंग के हवाले से सामना करना पड़ता है, तो वो फिल्म बड़ा अच्छा पैगाम उसमें दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पड़ी भी है, सोनाक्षी सिन्हा उसने मरकजी किरदार अदा डबल एक्सेल की बात, ऐसी चीजें जब सामने आती है तो सना ने दुरुस्त बात की, कहीं ना कहीं आप खुद भी मोटिवेट होते चले जाते हैं। तो ये डबल एक्सेल मूवी वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खातीन को देखनी चाहिए ऑब्वियसली, कि आपकी क्रेडिबिलिटी या आपका टैलेंट या आपकी कैपेबिलिटी कभी भी आपकी इन चीज़ों से जज नहीं की जा सकती, वो यहाँ होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कुछ लोगों को यहाँ तक पहुँचाना भी सना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं कहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल ना आपका अपना है। जैसे सोहा मैंने भी बात की ना कि लोग इस तरह से कहते रहते हैं, समटाइम्स वो ना आपका देखने का अपना भी अंदाज है, अपना पर्सपेक्टिव भी आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारे लोगों की इस तरह की बातों की वजह से हाँ कम से कम मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ है कि मेरी स्किन, मेरा कॉम्प्लेक्शन गोरा हो या ना हो, उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके हेल्दी होने के लिए मुझे मर्करी फिल्ड और फ्यूल्ड क्रीम्स नहीं लगानी, बल्कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे जूसेस पीने। सो मैं उस तरह से मोटिवेट होती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँ ताकि मैं ग्लो करूँ, मैं अच्छी दिखूँ, मेरी स्किन फ्रेश हो। खुदा ना खास्ता इस तरह की क्रीम्स यूज़ करके जो हम रिपोर्ट्स में अक्सर मेडिकल में पढ़ते रहते हैं कि आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है, तो वो चीज़ें हम यूज़ ना करें। तो आपके अपने दिमाग पर भी मुनसर है कि आप किस तरह से उस चीज़ को जो आपके पास मौजूद है ना, मुझे समझता है कि अगर खवातीन को ये समझ आ जाए कि जो आपके पास मौजूद है इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बेहतर किया जा सकता है। जो भी आपके पास है वो आपके जिस्म है, अगर तो आप देखिए अगर आप मोटे हैं तो पतले हो सकते हैं, अगर आपका कलर जो है वो नॉर्मल है, कॉम्प्लेक्शन ब्राउन है, तो उसको नीट रख के खूबसूरत किया जा सकता है। उसको गोरा करने की क्या जरूरत है, खैर तब्दील आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम पीसीओएस की बात कर लेते हैं। आजकल ये बहुत बड़ा मसला है जो कि पिछले कई सालों से है, लेकिन शायद उसको अब ज़्यादा एड्रेस करना शुरू कर दिया है, जिसमें फर्टिलाइजेशन एक मेन कॉज है। अगर मैं इसको आज के टॉपिक या आज के दिन के हवाले से कनेक्ट करूँ तो आपको पता है कि औलाद ना होना, इसकी वजह से खातिन को इस माशरे में बहुत सुनना पड़ता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जबकि ये उसका कोई, दरअसल इसमें उसका कोई अमल दखल है ही नहीं है, उसका कसूर नहीं है, लेकिन सना कसूर है भी। अगर आपको पता है कि पीसीओएस का मसला है तो ये किन कॉजेस की वजह से होता है, ये है क्या, जरा इसको एड्रेस कीजिएगा डिटेल में। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ थॉटफुल क्वेश्चन सोहा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में अगर इनफर्टिलिटी का सवाल ना उठता ना, कभी खवातीन इस बारे में इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करती कि पीसीओएस भी कोई चीज़ है। अभी आप देखें इनफर्टिलिटी जो है, अगर हम स्टैट्स उठा के देखें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं होती या कंसेप्शन नहीं हो पाती है, उसका रेट जो है वो 65% तक है शादी के 1 से 3 साल के अंदर लेके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पीसीओएस इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है। आप जो भी लोग टीवी देख रहे हैं, सुन रहे हैं ये शो,
के सर्कल में अगर 10 ख़वातीन हैं तो 10 में से 8 को शॉर्ट PCOS है, किसी ना किसी स्टेज पे वो मौजूद हैं। हम PCOS की अवेयरनेस के लिए, जैसे मैं लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी इस बारे में, सो जैसे हॉस्पिटल काम करे PCOS की अवेयरनेस के ऊपर, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से इन्विजिट करती हूँ, जैसे अयूब गौरी साहब इज़ द CEO, उनका विजन ये था कि हम वुमेन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर हॉस्पिटल को लेके चलें, हेल्थ केयर को। हमने उसमें आइडेंटिफाई किया कि PCOS पाकिस्तान में प्रेवलेंट तो है, लेकिन नंबर 1 उसका मिनिस्ट्री लेवल पे डेटा मौजूद नहीं है। ओके। नंबर 2 उसके लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास मैनेजमेंट प्लान्स नहीं है। नंबर 3 सो मच सो के अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड वर्क फोर्स, एजुकेटेड होम मेकर्स, एजुकेटेड ख़वातीन को PCOS की अवेयरनेस नहीं है। वो सफ़र करती रहती हैं सिम्टम से, लेकिन जब तक इनफर्टिलिटी का सवाल नहीं आता, गायनी के पास नहीं जाती, उसको चेक नहीं कराती, पता ही नहीं चलता। और जब तक पता चलता है वो इतनी वर्स हो चुकी होती है सिचुएशन कि उसकी मैनेजमेंट भी मुश्किल है, आपको उसकी दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी फिर। अच्छा देखिए, पहले तो हमने इसको बीमारी कंसीडर किया नहीं। अच्छा, PCOS में आप बात कर रहे हैं औलाद होने की, औलाद ना होने की, प्रेगनेंसी की, लेकिन आपको पता है PCOS में और बड़े सारे मसाइल होते हैं। उसमें पीरियड साइकिल आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ें PCOS का हिस्सा है, इसको ज़रा बताइएगा। अच्छा, मैं सोहा इस बात को यूँ कनेक्ट करूँगी अपनी डेली लाइफ से कि जब हम रोड पे निकलते हैं ना, तो हम कितने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। वो कहते हैं जी हर बंदा जो है वो लड़ने के लिए तैयार फिर रहा है। मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे पावरफुल केमिकल्स हैं जो बहुत छोटी सी मकदार में आप एक 6 फुट के नॉर्मली बंदे को, या जो भी जिस तरह से भी आपकी हाइट एंड वेट है, आपको कंट्रोल करते हैं। वो आपके मूड्स को कंट्रोल करते हैं, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी खुशी गमी रोने, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके हार्मोन्स ख़राब हैं, डिसबैलेंस आ गया, उनमें इम्बैलेंस आ गया, जो कि PCOS का शॉर्ट साइन है, इसका मतलब है कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, वर्क लाइफ, हर सोशल लाइफ, हर चीज़ ख़राब हो रही है। ठीक है, उसमें आपके रेगुलर साइकिल ख़राब हो जाएगा, उसमें इनफर्टिलिटी तो बहुत बाद में जाके आती है। आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली भी ख़राब हो रही है, साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इमोशनली भी आप ख़राब हो रहे हो, और अल्टीमेटली फाइनेंशियली भी आपको बहुत टॉल पड़ता है उस चीज़ का। अच्छा सना, ये बताएं कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल की हमेशा बात करती हैं, वहाँ पर ख़वातीन को अवेयर भी करती हैं, और वहाँ पर आपने बहुत सारा काम भी किया है, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले तक का जो टाइम आप घर पे गुजार देते हो, जिसमें आप उस बीमारी को इतना एक्सट्रीम पे ले जाते हो कि उसके बाद उसकी रिवर्स गेम जो थोड़ी वो कम हो जाती है, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स वी कैन फील एट होम? वो तमाम ख़वातीन जो हमें वहाँ देख रही हैं, जिनको इस माशरे में लगता है कि खातून के साथ ज़्यादती होती है, लेकिन वो ज़्यादती कहीं ना कहीं आप अपनी ज़ात के साथ खुद भी कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं इनको एड्रेस करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें सोहा, इसमें एक से ज़्यादा सिम्टम्स हैं। मैं बहुत कॉमन जो है ना वो मैं बता देती हूँ, ताकि अगर आपको वो सिम्टम्स फील होते हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके साइकिल, अगर आपका मंथली साइकिल रेगुलर है या नहीं है। 21 से लेके 35 डेज़ का साइकिल अगर आपका नहीं है, अगर उसका ड्यूरेशन इससे कम या इससे ज़्यादा है, या मिस हो जाता है 2, 3, 4 महीने तक मिस हो रहा है, या अगर बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो ये एक पहला साइन है। दूसरा साइन ये होगा कि आपका एक्सेसिव हेयर फॉल, जो आजकल हर दूसरे बंदे का मसला है, एक्सेसिव हेयर फॉल फ्रॉम द स्कैल्प, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एक्सेसिव बॉडी हेयर, हिरोसिटिज्म जिसको कहते हैं, उसका होना, ये भी आजकल हर दूसरे बंदे का मसला है। बहुत सारे लोग या ख़वातीन घर में इसका इलाज क्या कह के करने की कोशिश करती हैं, ब्रॉयलर मुर्गी छोड़ दें, ये कैंड प्रोसेस फूड छोड़ दें तो ये ठीक हो जाएगा, वैक्स कर लें या लेज़र करवा लें। बिल्कुल करवाएं, लेकिन आप अभी सिर्फ ऊपर के सिम्टम को स्नब कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। आप रूट कॉज को, जब तक अंडरलाइन कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसका प्रिवेंशन उसकी नहीं करेंगे या क्योर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो रिपीटेडली आती रहेंगी सिम्टम्स। उसके बाद बहुत सारी इनफर्टिलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। उसके बाद आपके पास वेट गेन अगर अनएक्सप्लेन्ड है, आपको समझ नहीं आ रही, जैसे हम कहते हैं ना खाते तो कुछ नहीं है, हवा भी लग जाती है, पानी भी पीते हैं तो देसी घी बन के लगता है, ऑल दैट, उसका मतलब है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगाज उसका वहीं से हो गया कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो गया। आप बहुत कम खाते हो, लेकिन आपकी बॉडी हार्मोन्स में इतना इम्बैलेंस क्रिएट कर चुकी है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये PCOS का एक और शॉर्ट साइन है। फिर इनफर्टिलिटी तो है ही है, अगर वो अनएक्सप्लेन्ड जा रही है तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा, उसके टेस्ट भी होते हैं। लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक तो आपका बाल गिरना, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका मोटापा होना। ये चीज़ें बहुत
अज़ल से चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब इन दो चीज़ों को हम बहुत नॉर्मल ले लेते हैं। बाज़ तो आप समझे कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है इस चीज़ को लेके, बाल बहुत गिर रहे हैं। अगर मैं कहूँ मेरे बहुत ज़्यादा बाल गिरे हैं तो रोज़ाना ब्लो ड्राई होता है, स्ट्रेटनर होता है, तो बाल तो गिरेंगे, अंडरस्टूड सी बात है। तो हम शायद इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मोटापे की अगर हम बात करें तो कुछ कहते हैं नहीं तुम्हारा जीन्स का मसला है, हमारे खानदान में मोटापा बहुत ज़्यादा है। अब ये चारों के सिम्टम्स आपने बताया ये होने ज़रूरी है, इनमें से कोई एक आधा भी हो तो वो एक कोई पॉइंट है अलार्मिंग। अच्छा सोहा, ये ना कोरिलेशन की बात है, कोरिलेटिव हो सकती हैं आपकी सिम्टम्स। जैसे हेयर फॉल की अगर हम बात करते हैं, हाँ हमारा पानी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, बहुत सारे लोग शैम्पूज़ या सप्लीमेंट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। अगर वो मेल न्यूट्रिशन का केस है, जैसे बायोटिन वगैरह या प्रोटीन इंटेक उनका प्रॉपर नहीं है, तब भी हो सकता है। आपको अपना सबसे पहले ना अपना खुद का लाइफस्टाइल देखने की ज़रूरत है कि उसमें कौन कौन सी, अगर आपकी नरिशमेंट ठीक है, वो खाना चेक हो गया आपका, इसका मतलब है नरिशमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर या हीटिंग या इस तरह के प्रोसीजर बहुत ज़्यादा नहीं करें तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर आपने देखना है आपके पास और इस पूरे स्पेक्ट्रम में और कौन सा सिम्टम आपके साथ मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये प्रिवेल कर रहा है या परसिस्ट कर रहा है सिम्टम, तो आपको फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको रूल आउट करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय अपनी स्पेकुलेशंस करने के और डिफरेंट चीज़ें खुद सेल्फ मेडिकेशन करने के और बाद में लॉन्गर रन में पता चले कि अच्छा प्रॉब्लम तो वही था। तो बेहतर है कि पहले ही डॉक्टर के पास जाएं, उसको प्रिवेंट करें। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने की बजाय ना हम तो एक तो चले अपने डॉक्टर खुद हैं, लेकिन इसके अलावा एक हम काम बहुत ये भी करते हैं कि हमारा डॉक्टर हमारे अलावा सब होते हैं कि मैंने ये किया था पीसीओएस का मसला हल हो गया, मैंने ये किया था हेयर फॉल का मसला हल हो गया, मैंने ये डाइट की है ये तो तुम्हारा पक्का 10 किलो गिरा देगी, ये वाली डाइट कर लो। तो ये जो हम करते हैं और ये ट्रेंड जो चल रहा है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में आप ख़वातीन को क्या कहती हैं कि हम बड़ा खेलते हैं अपने आप के साथ ना? मतलब आई डोंट नो शायद मैं इसको सही कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, लेकिन हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस एक लाइन को कि जान है तो जहान है, आप रियलाइज करें इसको, हम खेलते हैं हर रोज़ इसके साथ। मैं आपकी बात को 100% सेकंड करूंगी यहाँ पे सोहा। मुझे लगता है कि ये जुल्म अजीम है जो हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तजर्बों की नज़र अपनी बॉडी को नहीं करना चाहिए। खुदा ना खास्ता जब हमारी बॉडी का कोई एक छोटा सा भी ऑर्गन थोड़ा सा भी मैल फंक्शन करता है ना, तो फिर हमें कदर आती है कि एक्चुअली सेहत कितनी बड़ी चीज़ है। और आपके पास दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आपके किसी भी ऑर्गन को रिप्लेस कर सके 100% फंक्शनैलिटी के साथ और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ख़ास तौर पे मैं डाइट की जो आपने बात की ना, मैं इसको कहना चाहूँगी कि डाइट्स दूसरों के तजर्बे सुन के क्रैश डाइट करके अपनी सेहत, अपना स्टमक, अपना लिवर, अपनी स्किन, अपने हेयर, इनका सत्यानाश प्लीज़ ना करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करना सीखें, टाइम इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें, डॉक्टर के पास जाएं और बहुत इन्फॉर्म डिसीजन करके टाइम लगा के हर चीज़ को देखें। ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी चीज़ बहुत जल्दी या बहुत आसानी से या बहुत फ्री में हो रही है ना, इसका मतलब है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसके पीछे जो आ रहा है। तो इस चीज़ को याद रखें, हमेशा याद रखें और हर रोज याद करते रहिए। ऑल दो सना, हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और आप लाइव एग्जांपल भी हैं, गाइड भी करती हैं, बट ऑल दो आप सबके लिए मैं सिर्फ ये कहना, ओनली यू कैन मेक योरसेल्फ हैप्पी, सक्सेसफुल और स्टैब्लिश्ड। कोई और ये नहीं कर सकता, आई एम टेलिंग यू। सो लेट्स सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन टुडे, और इसके बाद आपकी रहती ज़िंदगी तक हर रोज़ सेलिब्रेट करें वुमेन्स डे। यू कैन डू एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू, जस्ट गिव अ ट्राई। तो एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हैप्पी वुमेन्स डे। आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक और इर्द गिर्द ख़वातीन जिनको आपकी ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।